तो आज हम बात करें निवेश की दुनिया की। और इसमें ना सफलता के लिए दो बड़े अलग अलग से नजरिए हैं। हमारे पास एक किताब है ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, उसका एक हिस्सा है और वो ये कहता है कि हम जैसे आम निवेशक भी शायद एक्सपर्ट्स जितना ही या उनसे बेहतर भी कर सकते हैं। क्या ये वाकई सच है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है। 2008-9 में जब बाजार गिरा था ना, हाँ, वो बड़ी गिरावट थी। तो कई प्रोफेशनल निवेशक तो घबरा गए, बेचने लगे। पर जो आम निवेशक धीरज रखे रहे, उन्होंने आखिर में अच्छा पैसा बनाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि निवेश मतलब फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। हाँ, ये है धीरे धीरे संभल कर संपत्ति बनाने का तरीका। सही कहा। और यहीं पर ना किताब निवेश और सट्टेबाजी का फर्क बताती है। निवेश मतलब लंबी अवधि के लिए कुछ खरीदना, जैसे स्टॉक या प्रॉपर्टी। हाँ, जिससे आपको कुछ रेगुलर इनकम भी आए, डिविडेंड हो, ब्याज हो। सट्टेबाजी बस वो थोड़े टाइम में तेज मुनाफे की उम्मीद। अच्छा, तो आज की चर्चा निवेशकों के लिए है, सट्टेबाजों के लिए नहीं। और ये समझना इतना जरूरी क्यों है? महंगाई का जिक्र भी है इसमें। हाँ, इन्फ्लेशन मतलब चीजों के दाम कैसे बढ़ते जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि 1962 से 2014 तक अखबार की कीमत 4,900% बढ़ गई। सोचिए। तो अगर पैसा बस पड़ा रहे तो उसकी कीमत घटती जाती है, खरीदने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए निवेश जरूरी है, अपनी परचेजिंग पावर बनाए रखने के लिए। लेकिन सवाल फिर वही, निवेश का सही मूल्य कैसे पता चले? हाँ, यहीं पर बाजार में दो बिल्कुल मतलब उल्टी सोच सामने आती है। अच्छा, दो सिद्धांत। जी हाँ, और मजे की बात है कि दोनों एकदम अलग हैं। तो पहला वाला क्या है? फर्म फाउंडेशन। मतलब ठोस नींव। सुनने में तो काफी भरोसेमंद लगता है। हाँ, ये वही है। ये सिद्धांत कहता है कि हर निवेश का, ना चाहे वो स्टॉक हो कुछ भी हो, उसका एक असली, एक आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आंतरिक मूल्य मतलब? मतलब कंपनी की कमाई देखकर, उसकी संपत्ति, आगे वो क्या कर सकती है, खासकर भविष्य में कितना डिविडेंड दे सकती है, इन सब के आधार पर उसकी एक कीमत बनती है। अच्छा, ये तो काफी विश्लेषण वाला काम लगता है। हाँ, इसमें वो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। मतलब भविष्य में मिलने वाले पैसे की आज के हिसाब से क्या कीमत है। हाँ हाँ, क्योंकि आज का पैसा ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। तो जॉन बी विलियम्स, बेंजामिन ग्रैहम, डेविड डोड और जाहिर है वॉरेन बफेट, ये सब इसी सोच के समर्थक हैं कि जब बाजार का भाव इस असली कीमत से कम हो तो खरीदो, ज्यादा हो तो बेच दो। सिंपल। सुनने में सिंपल है, पर क्या ये असली कीमत निकालना इतना आसान है? खैर, दूसरा सिद्धांत क्या है? वो तो बिल्कुल अलग बताया आपने। हाँ, दूसरा है कैसल इन द एयर, मतलब हवा में महल बनाना। हवा में महल, ये कैसा नाम है? इसे जॉन मेनार्ड कीन्स ने काफी पॉपुलर किया था। इस सोच में निवेशक ये नहीं देखते कि चीज की असली कीमत क्या है। तो फिर क्या देखते हैं? वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग मतलब भीड़ भविष्य में किस चीज के लिए पागल होगी, किस चीज को खरीदने के लिए उत्साहित होगी। अच्छा, मतलब भीड़ क्या सोचेगी उस पर दांव लगाना। हाँ, सफलता इस बात पर है कि आप भीड़ से पहले वो चीज पकड़ लें जिसके लिए लोग बाद में ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएं। कीन्स ने इसकी तुलना किसी सौंदर्य प्रतियोगिता से की थी शायद। हाँ, एक अखबार वाली काल्पनिक प्रतियोगिता जिसमें आपको वो चेहरे नहीं चुनने जो आपको सबसे सुंदर लगते हैं, बल्कि वो चुनने हैं जिन्हें दूसरे लोग यानी भीड़ सबसे सुंदर मानेगी। आपको भीड़ की औसत राय का अंदाजा लगाना है। ओह, ये तो बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। बिल्कुल। निवेश में इसका मतलब हुआ कि किसी चीज की कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई और उसे और भी ज्यादा कीमत पर खरीदेगा। हाँ, मजाक में से ग्रेटर फूल थ्योरी भी कहते हैं, बड़ा मूर्ख सिद्धांत। मतलब आप ज्यादा कीमत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि आपसे भी बड़ा मूर्ख मिल जाएगा। हाँ, एक तरह से सुनने में अजीब है पर बाजार में ऐसा होता है। ये मनोविज्ञान है। हाँ, आजकल बिहेवियरल फाइनेंस की बहुत बात होती है। जी, रॉबर्ट शिलर, डैनियल कानमन जैसे नोबेल विजेताओं ने इसी पर काम किया है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे आर्थिक फैसलों पर असर डालती हैं। एक लैटिन कहावत भी है मॉर्गन स्टर्न की, रेस तंतुम वालेट क्वांटम वेंडी पोटेस्टा। जिसको मतलब? किसी चीज की कीमत उतनी ही है जितनी कोई और उसके लिए देने को तैयार है, बस। बाप रे। तो एक तरफ ठोस हिसाब किताब, दूसरी तरफ पूरी तरह से लोगों की उम्मीदें और भावनाएं। ये तो बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है ना? तो ये दो मुख्य तरीके हैं जिनसे निवेशक बाजार को देखते हैं। या तो असली कीमत पर फोकस, या फिर इस बात पर कि दूसरे क्या सोचेंगे। बिल्कुल।
और किताब में उन ऐतिहासिक बबल्स का भी जिक्र है ना, जैसे वो ट्यूलिप्स का पागलपन, हाँ, ट्यूलिप मेनिया 17वीं सदी में। और फिर 2000 का .com बबल, 2007 का अमेरिका का रियल एस्टेट बबल। जी, वो सब उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब घटनाएं फर्म फाउंडेशन सिद्धांत की नाकामी थी? मतलब लोगों ने असली कीमत देखना ही बंद कर दिया था? या फिर ये कासिल इन द एयर का बिल्कुल चरम रूप था, जहां उम्मीदें इतनी बढ़ गईं कि उनका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं रहा? ये सोचने वाली बात है। शायद इसी विरोधाभास को समझना निवेशकों को भविष्य की गलतियों से बचा सकता है। वाकई इस पर सोचना तो बनता है। मार्क ट्वेन ने कहा था, मजाक में ही सही, कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए अक्टूबर बड़ा खतरनाक महीना है, और साथ में बाकी 11 महीने भी। आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक वित्तीय उन्मादों को, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भीड़ का पागलपन हावी हो जाता है, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ बिल्कुल, और ये कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये तो एक तरह से मानवीय मनोविज्ञान की केस स्टडीज हैं। कैसे लालच, उम्मीदें, ये सब तर्क पर भारी पड़ जाती हैं। ये बार बार हुआ है, चाहे वो 17वीं सदी के डच ट्यूलिप हों, या फिर 18वीं सदी के अंग्रेजी बबल, या 20वीं सदी का अमेरिकी शेयर बाजार। हाँ, तो कहानी शुरू करते हैं हॉलैंड से। 17वीं सदी, तुर्की से आए थे ट्यूलिप के बल्ब, और देखते ही देखते हॉलैंड में एक जुनून सा बन गया। खास तौर पर वो बल्ब जिनमें एक वायरस, मोज़ेक कहते हैं उसे, उसके कारण पंखुड़ियों पर बड़े अजीब अनोखे पैटर्न बन जाते थे, बिजारे कहते थे उन्हें। इनकी कीमतें तो बस पूछिए मत, आसमान छूने लगी। हाँ, और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ अमीरों का ही खेल था। जानकारी बताती है कि आम लोग, मतलब नाविक, नौकरानियां, छोटे मोटे कारीगर, सब अपनी जमीन, गहने, जो कुछ था गिरवी रखकर इन बल्बों में पैसा लगा रहे थे। एक अजीब सा माहौल था, रोजमर्रा के काम छोड़कर लोग ट्यूलिप के सट्टे में कूद पड़े थे। और सबसे अजीब किस्सा तो शायद उस नाविक का है जिसने गलती से अनजाने में एक बहुत कीमती सेम्पर ऑगस्टस बल्ब को प्यास समझ लिया और खा गया। बेचारे को जेल हो गई थी। सोचिए क्या पागलपन रहा होगा। देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जैसे पीटर गार्बर, वो मानते हैं कि शुरू में शायद कुछ हद तक बात तर्क संगत थी, खासकर जो बहुत दुर्लभ किस्म के बल्ब थे उनके लिए। लेकिन जनवरी 1673 आते आते कीमतें कोई 20 गुना बढ़ गईं, और फिर फरवरी में अचानक सब ढह गया। इसका तो कोई लॉजिक नहीं मिलता। बस जैसे ही कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया, एकदम से घबराहट फैल गई और बल्बों की कीमत प्याज के भाव पर आ गई। सरकार ने कोशिश की संभालने की, पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो हॉलैंड की ट्यूलिप की खेतों से निकलकर अब एक सदी आगे चलते हैं, इंग्लैंड। यहाँ एक बिल्कुल अलग किस्म का बुलबुला बन रहा था, समुद्र पार व्यापार के वादों पर आधारित साउथ सी बबल। हाँ, और कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्हें कोई खास अनुभव तो था नहीं, पर माहौल बनाना खूब आता था। उन्होंने देखा फ्रांस में मिसिसिपी कंपनी कामयाब हो रही है, तो इन्होंने भी सोचा हम भी कुछ बड़ा करते हैं। 1720 में ब्रिटिश सरकार का कर्जा चुकाने का प्रस्ताव रख दिया, और बस इसी हवा में कंपनी का स्टॉक 130 रुपए से सीधा 1000 रुपए तक पहुंच गया। किश्तों में पेमेंट की स्कीम ने तो आम लोगों को भी खींच लिया इसमें। और इसी चक्कर में कई अजीब अजीब सी बबल कंपनियां खुल गई। कोई कह रही थी खारे पानी को मीठा बनाएंगे, कोई स्पेन से गधे इंपोर्ट करेगी, और एक तो कमाली थी, एक महान फायदे वाले काम के लिए कंपनी, पर किसी को नहीं पता कि काम क्या है। उसका प्रमोटर पैसा लेके गायब। अविश्वसनीय लगता है सब। बिल्कुल। और यहाँ पर वो ग्रेटर फूल वाली थ्योरी काम कर रही थी। मतलब कई निवेशक जानते थे कि ये सब शायद बेकार की बातें हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी और बड़े बेवकूफ को ऊंची कीमत पर ये शेयर बेचकर निकल जाएंगे। आखिर में हुआ वही। कंपनी के अंदर के लोगों ने चुपचाप अपने शेयर बेच दिए, खबर बाहर आई और बुलबुला फूट गया। कहते हैं आइजैक न्यूटन जैसे समझदार इंसान ने भी इसमें पैसा गंवाया था, और उन्होंने कहा भी, मैं तारों की चाल तो गिन सकता हूं पर लोगों का पागलपन नहीं। बाद में फिर से रोकने के लिए बबल एक्ट लाना पड़ा। तो ये दो यूरोपीय उन्माद देखे हमने। अब करीब 2 सदी बाद अटलांटिक के पार चलते हैं अमेरिका। यहाँ इतिहास फिर दोहराया गया, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर। 1920s का वॉल स्ट्रीट क्रैश। अमेरिका में समृद्धि का दौर था, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जैसे एक राष्ट्रीय शौक बन गया था। हाँ, और एक चीज बहुत आम हो गई थी,
मार्जिन पर खरीदना, मतलब लोग उधार लेकर अपनी जेब से कम पैसा लगाकर ज्यादा स्टॉक खरीद रहे थे, बस इसी उम्मीद में कि कीमतें तो बढ़ती ही जाएंगी। और इसी माहौल में बने इन्वेस्टमेंट पूल्स, ये बड़े खिलाड़ी मिलकर चलाते थे। ये लोग क्या करते थे? वॉश सेल्स, मतलब आपस में ही खरीद फरोख्त करके ऐसा दिखाते थे कि बड़ी ट्रेडिंग हो रही है। झूठी खबरें फैलाते थे। एक्सचेंज के लोगों से इनकी मिली भगत होती थी, सब करके शेयरों की कीमतें बढ़ाते थे। हाँ, जानकारी में एक नाम आता है एल्बर्ट विगिन का। चेस बैंक के प्रमुख थे वो। जब उन्हें लगा कि भाई अब बाजार गिरेगा, तो उन्होंने अपनी ही कंपनी के लाखों शेयर शॉर्ट सेल कर दिए। शॉर्ट सेल मतलब वो शेयर बेचना जो आपके पास है नहीं, उधार लेकर बेचना, इस उम्मीद में कि कीमत गिरेगी तो सस्ते में खरीद कर उधार चुका देंगे और बीच का मुनाफा कमा लेंगे। विगिन ने क्रैश में लाखों डॉलर बनाए। तो सितंबर 1929 में बाजार एकदम ऊंचाई पर था। कुछ लोग थे जैसे रॉजर बैब्सन, वो चेतावनी दे रहे थे, लेकिन इरविंग फिशर जैसे बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि स्टॉक तो अब स्थायी रूप से ऊंचे पठार पर पहुंच गए हैं। लेकिन फिर आया अक्टूबर, ब्लैक थर्सडे, फिर ब्लैक ट्यूसडे और गिरावट का जो दौर शुरू हुआ। कीमतें इतनी बुरी तरह गिरी कि उस समय की मशहूर वैरायटी मैगजीन ने हेडलाइन दी, वॉल स्ट्रीट लेज एन एग। कुछ सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियां जिन्हें ब्लू चिप कहते हैं, उनके शेयर 1932 तक 95% या उससे भी ज्यादा गिर गए। AT&T जैसा स्टॉक भी 3/4 कीमत खो बैठा। हाँ, कुछ विश्लेषक कहते हैं कि शायद फेडरल रिजर्व की नीतियों ने मामले को और बिगाड़ा, लेकिन एक साफ इशारा कि बाजार कितना तर्कहीन हो चुका था, वो था क्लोज्ड एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स का हाल। ये ऐसे फंड होते हैं जिनके शेयरों की संख्या तय होती है और वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। 1929 में ये फंड अपनी असल वैल्यू, मतलब नेट एसेट वैल्यू से कई ज्यादा कीमत पर बिक रहे थे, बहुत भारी प्रीमियम पर। जैसे एक फंड था ट्राई कॉन्टिनेंटल, वो 256% प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था। मतलब सोचिए, एक ही चीज के लिए आप फंड के जरिए 2.5 गुना से ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। ये तो सरासर अतार्किक था। तो इन तीनों ऐतिहासिक घटनाओं से, ट्यूलिप उन्माद, साउथ सी बबल और वॉल स्ट्रीट क्रैश, हम क्या मुख्य सबक ले सकते हैं? एक पैटर्न तो साफ दिखता है। किसी नई चीज का आकर्षण, आसानी से पैसा मिलने या उधार मिलने का लालच, उम्मीदें जो तर्क से परे हों, और फिर अचानक गिरावट, पतन। जैसा बर्नार्ड बारूक ने कहा था, इन घटनाओं को पढ़ना सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, ये शायद भविष्य के वित्तीय तूफानों से बचने का एक तरीका भी है। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि ये जो भीड़ के साथ बह जाने का खतरा है ना, ये हमेशा रहता है। किसी न किसी रूप में ये ट्यूलिप बल्ब उन्माद लौट कर आ सकता है। और ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या वाकई हमने इतिहास से कुछ सीखा है, या इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि हम आज भी ऐसे ही बुलबुलों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हर निवेशक को सोचना चाहिए। बाजार में भीड़ की भेड़चाल तो सुनी होगी, लेकिन क्या ये सिर्फ आम निवेशकों तक ही सीमित है? हाँ, या बड़े पेशेवर निवेशक भी इससे बच नहीं पाते? आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों के आधार पर 1960 से 1990 के दशक के कुछ बड़े सट्टा बाजारों और बुलबुलों पर एक नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। और मजेदार बात यह है, इन स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि इन दशकों में पेशेवर निवेशक भी कई बार, मतलब सिर्फ वैल्यूएशन देखकर नहीं, बल्कि इस उम्मीद में पैसा लगा रहे थे कि कोई और उसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। हाँ, वही ग्रेटर फूल थ्योरी। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं ये क्या बताते हैं। ठीक है, तो 60 के दशक की शुरुआत, यहाँ ग्रोथ स्टॉक्स का बड़ा क्रेज था, है ना? बिल्कुल। IBM जैसे शेयर 80 गुना PE पर। हाँ, 80 गुना, मतलब हर एक रुपए की कमाई पर 80 रुपए देने को तैयार। ये तो बस शुरुआत थी। और फिर वो ट्रॉनिक्स बूम, वो क्या था? बस नाम का खेल। हाँ, काफी हद तक। कंपनी अपने नाम में बस इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसा ही कुछ फैंसी सा शब्द जोड़ देती थी और निवेशक उन पे टूट पड़ते थे। सच में, चाहे उनका काम कुछ भी हो। वो मजाक था ना कि शूलेसेस इंक का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिलिकॉन फर्थ बर्नर्स रख दो। हाँ, वो मजाक इसी माहौल को दिखाता था। ऐसे इसी तो चेतावनी दे रहा था, पर नए शूज का आकर्षण बहुत ज्यादा था। और इसी दशक में वो कॉन्ग्लोमेरेट का चलन भी बढ़ा। अच्छा, कॉन्ग्लोमेरेट वो कैसे काम करता था? ये एक तरह का अकाउंटिंग का खेल था। ज्यादा PI वाली कंपनी कम PI वाली को खरीद लेती थी।
तो कागज पर मर्जर के बाद प्रति शेयर आय यानी ईपीएस बढ़ जाती थी, भले असल बिजनेस में कोई खास सुधार न हो। ओ, और वो बड़े आकर्षक शब्द इस्तेमाल करते थे, सिनर्जी वगैरह। हाँ बिल्कुल, सिनर्जी, कोर टेक्नोलॉजी, फलक्रम, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। और फिर कॉन्सेप्ट स्टॉक्स भी थे, जैसे वो नेशनल स्टूडेंट मार्केटिंग वाला मामला। हाँ, एनएसएम, वो युवाओं पर फोकस करने का कॉन्सेप्ट बेच रहे थे, भविष्य की बड़ी बड़ी बातें। और उनके फाउंडर कोटिस रैंडल अपनी लैविश लाइफस्टाइल और जोरदार मार्केटिंग के लिए जाने जाते थे। कहानी ज्यादा बिक्री थी, असल कारोबार शायद कम। तो 70 के दशक में लगा कि शायद निवेशक थोड़े संभल गए हैं। फोकस शिफ्ट हुआ निफ्टी 50 पे। हाँ, IBM, जेरोक्स, कोडेक जैसी बड़ी जानी मानी कंपनियां, इन्हें एक निर्णय वाले स्टॉक कहा जाने लगा। मतलब खरीदो और भूल जाओ, ये तो बड़ा सुरक्षित लगता है। हाँ, सोचा तो यही गया था कि ये इतनी बड़ी और स्थिर हैं कि कभी फेल नहीं होंगी, इन्हें किसी भी कीमत पर खरीदा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी वही कहानी हुई। बिल्कुल। संस्थागत निवेशकों ने इन्हें इतना खरीदा कि जेरोक्स, पोलरॉइड जैसी कंपनियों के पीई 80-90 तक पहुंच गए। बाप रे, 90? ये तो तर्क से परे हैं। हाँ, और नतीजा 1973-74 की मंदी आई और ये तथाकथित सुरक्षित शेयर बुरी तरह गिरे। ये बुलबुला भी फूट गया। तो मतलब इतिहास बार बार दोहराता है। 80 के दशक में फिर से आईपीओस का दौर लौटा, खासकर बायोटेक में। हाँ, जिनेंटेक जैसी कंपनियां शेयर इशू होते ही कुछ घंटों में डबल। लेकिन ये कंपनियां तो ज्यादातर घाटे में थी ना, फिर इतनी वैल्यूएशन कैसे? यहाँ वैल्यूएशन का खेल ही बदल गया। कमाई या बिक्री नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीदें, पाइपलाइन में कितने प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीजों पर वैल्यूएशन होने लगी। और 80 के दशक की एक और कहानी, वो जीजी बेस्ट, वो तो कमाल का धोखा था। ओ हाँ, जीजी बेस्ट। बैरी मिनकोव, एक टीनेजर, कारपेट क्लीनिंग कंपनी शुरू की और रातों रात करोड़पति। हाँ, फेरारी, आलीशान घर और दावा कि वो कारपेट क्लीनिंग का जनरल मोटर्स बनेगा। निवेशकों ने तो उसे हाथों हाथ लिया होगा। बिल्कुल, शेयर 100 गुना आय से भी ज्यादा पर बिक रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1987 में भांडा फूट गया। पता चला कि 80% से ज्यादा बिजनेस फर्जी था। बीमा मरम्मत के झूठे दावे, ये तो एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और पॉन्जी स्कीम निकली। अरे बाप रे। मिनेकॉफ को जेल हुई, बाद में वो बाहर आया, धर्मगुरु बनने का दावा किया, लेकिन कुछ साल पहले फिर धोखाधड़ी में पकड़ा गया। कमाल है। अच्छा, ये सब तो अमेरिका में हो रहा था, पर जापान में भी तो एक बहुत बड़ा बुलबुला बना था 80 के दशक के आखिर में। हाँ, जापान का बुलबुला तो शायद और भी बड़ा था। कहते थे कि टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की जमीन की कीमत कैलिफोर्निया से ज्यादा हो गई थी। क्या सच में? खैर, ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, पर स्थिति वाकई असाधारण थी। 1955 से 1990 के बीच जापानी शेयर बाजार 100 गुना बढ़ा। निक्के इंडेक्स लगभग 40,000 पर था। और पी रेशो? औसत पी 60 गुना से ज्यादा। इसके लिए कई तर्क दिए जाते थे कि जापानी कंपनियां आय कम दिखाती हैं, जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा है वगैरह। लेकिन ये तर्क टिके नहीं। 1990 में जब बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाईं तो बुलबुला बुरी तरह फटा। निकेई 2 साल में लगभग 63% गिर गया। ओ, तो इन सारी कहानियों और स्रोतों से क्या खास बातें निकलती हैं? पहला तो शायद यही कि बाजार में भावनाएं, फैशन, कहानियां बहुत मायने रखती हैं। कीमतें हमेशा असलियत नहीं दिखाती। हाँ बिल्कुल, वो हवा में महल बनाने वाली बात। दूसरी बात, नए और आकर्षक लगने वाले आईपीओ से सावधान रहना चाहिए, खासकर जब कोई सेक्टर बहुत गर्म हो। अक्सर वो लंबे समय में अच्छा रिटर्न नहीं देते। सही कहा। और तीसरी बात, फाइनेंशियल गुरुत्वाकर्षण का नियम, मतलब फंडामेंटल्स, वो हर जगह लागू होते हैं। अमेरिका हो या जापान, हर बुलबुला आखिर में फूटता ही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या निवेशक सच में इतिहास से सीखते हैं, या फिर इंसान का मनोविज्ञान, वो लालच और डर का खेल, हमें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये चक्कर चलता ही रहता है। आज हम बात कर रहे हैं 2000 के दशक की शुरुआत के उन 2 बड़े आर्थिक तूफानों की। हाँ, एक तो वो इंटरनेट वाला, और फिर उसके ठीक बाद अमेरिकी घरों का वेब बुलबुला। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, उनसे हम आज ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और फिर इसका असर क्या रहा। हाँ,
मतलब पूरी कहानी, कैसे ये बुलबुले बने और फूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है इंटरनेट की। नई सदी, नई उम्मीदें। हाँ, वो दौर था जब इंटरनेट और ये नई टेक्नोलॉजी को लेकर जोश बहुत ज़्यादा था। लगा कि बस बिजनेस करने का तरीका ही बदल जाएगा। और इसी चक्कर में शेयर बाजार में खूब पैसा आया। खूब आया और फिर डूबा भी। करीब करीब $8 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू। सोचिए, खत्म हो गई। ये तो वो रॉबर्ट शिलर वाली बात हो गई ना, पॉजिटिव फीडबैक लूप। मतलब शेयर के दाम बढ़े हाँ, तो और लोगों ने खरीदना शुरू किया, फिर मीडिया ने हवा दी। बिल्कुल। और फिर और निवेशक आए और कीमतें बस ऊपर और ऊपर जाती गईं। एक तरह का पागलपन था। इसे वो क्या कहते हैं, पॉन्जी स्कीम जैसा भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। मतलब पहले के निवेशकों को पैसा देने के लिए लगातार नए निवेशकों का पैसा चाहिए होता है। जब तक नए लोग मिलते रहे, गाड़ी चलती रही। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि कंपनियों ने बस अपने नाम में .com या .net जोड़ लिया। हाँ, और उनकी कीमतें आसमान छूने लगी, भले ही उनका असली काम इंटरनेट से जुड़ा हो या ना हो। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी शायद, जिसमें पाया गया कि नाम बदलने से ही 10 दिन में शेयर 125% तक बढ़ गए। हाँ, ये अविश्वसनीय था। और जो वैल्यूएशन के पुराने तरीके थे, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, कितना प्रॉफिट है, वो सब किनारे रख दिए गए। एकदम। एनालिस्ट नई चीजें ले आए, आई बॉल्स गिन रहे थे, मतलब वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, माइंड शेयर की बातें हो रही थी। सिस्को जैसी अच्छी स्थापित कंपनी का भी वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया था कि बाद में शायद 90% गिर गया। और वो स्टार्टअप्स, क्या क्या नहीं था। Pets.com, हाँ, कुत्तों का भारी खाना मुनाफे में शिप करना मुश्किल था। डिजीसेंस, कंप्यूटर से खुशबू। हाँ, वो भी था। या द globe.com, जिनके फाउंडर्स ने आईपीओ के बाद खूब, मतलब शाखर्ची की। इसमें वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट का भी रोल था ना। बड़ा रोल था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सौदे पाने के लिए वो अक्सर कंपनियों की जरूरत से ज्यादा तारीफ करते थे। वो जो एक चीनी दीवार होती है ना, रिसर्च और बैंकिंग के बीच, हाँ, नैतिकता वाली, वो लगभग गायब ही हो गई थी। कुछ नाम तो उस वक्त बड़े हीरो बन गए थे। मीडिया ने भी खूब हवा दी। सस्ते ऑनलाइन ब्रोकर्स आ गए, CNBC जैसे चैनल। डे ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर हो गई थी। हाँ, रोज खरीदो बेचो। लेकिन टेरेंस ओडीन की एक रिसर्च है, वो बताती है कि ज्यादातर डे ट्रेडर्स ने असल में पैसा गवाया ही था। और जितना ज्यादा ट्रेड किया, उतना ज्यादा नुकसान। और इसी माहौल में फिर वो बड़े फ्रॉड भी सामने आए। एनरॉन, वर्ल्डकॉम। बिल्कुल, कंपनियों ने मुनाफे को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए क्रिएटिव अकाउंटिंग का सहारा लिया, मतलब खातों में हेरफेर। वर्ल्डकॉम ने तो अपने रोजमर्रा के खर्चों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, करीब $7 अरब का फर्क। अरे बाप रे। खैर, जैसे ही इंटरनेट का गुब्बारा फटा, एक और बड़ा संकट तैयार हो रहा था अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में। हाँ, और इसका असर शायद आम लोगों पर इंटरनेट बबल से भी ज्यादा गहरा पड़ा, क्योंकि घर अक्सर लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यहाँ क्या अलग था? यहाँ बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया था। पहले बैंक लोन देते थे और उसे अपने पास रखते थे, ओरिजिनेट एंड होल्ड। अच्छा। अब वो लोन बनाकर उसे फौरन आगे बेच देते थे, ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो लोन की क्वालिटी कैसी है, इसमें उनकी दिलचस्पी कम हो गई। और इन लोनों का क्या किया गया? इन हजारों लाखों लोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज बनाई गई, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या MBS। अच्छा, मतलब बहुत सारे होम लोन का एक पैकेज जैसा। हाँ बिल्कुल। फिर उन्हें अलग अलग रिस्क लेवल की किश्तों या ट्रेंचेस में बांटा गया, और फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आए, जो इन MBS पर बीमा जैसे थे। लेकिन इससे रिस्क कम होने के बजाय और फैल गया। ये सब बहुत जटिल लगता है। था भी। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोन देने के स्टैंडर्ड्स बहुत ढीले पड़ गए। 0 डाउन पेमेंट पर लोन मिलने लगे। और वो निंजा लोन? हाँ, निंजा मतलब नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स। जिसके पास ना आमदनी है, ना नौकरी, ना कोई संपत्ति, उसे भी घर खरीदने के लिए लोन मिल रहा था। इसमें कुछ सरकारी नीतियों का भी हाथ था, जो घर खरीदने को बढ़ावा दे रही थीं। आसान लोन, मतलब घरों की मांग बढ़ी और कीमतें तेजी से ऊपर गईं। करीब 100 साल तक कीमतें लगभग स्थिर रही थीं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी। लेकिन इस दौरान वो लगभग दोगुनी हो गईं। लोगों में डर बैठ गया कि कीमतें और बढ़ेंगी तो जल्दी खरीद लो। और फिर 2007-8 में बुलबुला फूट गया। कीमतें औसतन 1/3 गिर गईं। लाखों लोगों की जीवन भर की बचत चली नहीं, घर छिन गए। वो जिंगल मेल शब्द सुना होगा। हाँ, जब लोग चाबियां लिफाफे में डालकर बैंक को भेज देते थे। वही। और असर पूरी दुनिया पर पड़ा, एक बहुत बड़ी मंदी आई। तो इन दोनों तजुर्बों से क्या मुख्य सबक मिलता है इन स्रोतों के हिसाब से? सबसे बड़ा सबक तो शायद यही है कि बाजार कभी-कभी
खासकर जब पैसा आसानी से मिल रहा हो, पूरी तरह से तर्कहीन हो सकते हैं। इंसानी भावनाएं, लालच और डर हावी हो जाती हैं। लेकिन अंत में बाजार खुद को सही कर ही लेते हैं। जैसा बेंजामिन ग्राहम ने कहा था ना कि शॉर्ट टर्म में बाजार एक वोटिंग मशीन है जो पॉपुलर ओपिनियन पर चलता है। हाँ, लेकिन लंबे समय में वो एक तौलने वाली मशीन है जो चीजों की असली कीमत, उनका सही वजन बता ही देता है। सच्चा मूल्य सामने आ ही जाता है। तो आज के इस चर्चा से ये साफ है कि कैसे लोगों का सामूहिक मनोविज्ञान, नई तकनीक का आकर्षण और ढीले वित्तीय नियम मिलकर कितने विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक सवाल जो शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, इतिहास हमें बार बार ये सबक सिखाता है कि हद से ज्यादा आशावादी बाजार आखिरकार जमीन पर आते हैं। ये जानते हुए भी हम इंसान बार बार उसी सट्टेबाजी वाले लालच में क्यों फंस जाते हैं? शेयर बाजार में निवेश करने के यूं तो कई तरीके हैं, पर दो सबसे बड़े रास्ते हैं, तकनीकी और मौलिक विश्लेषण। जी हाँ। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो लेख है उसके आधार पर। रोज अरबों डॉलर के शेयर इधर से उधर होते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि निवेशक आखिर सोचते कैसे हैं। बिल्कुल। और ये जो दो तरीके हैं ना, तकनीकी और मौलिक, ये बाजार को देखने के बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। अच्छा। हाँ, एक मानता है कि बाजार भाई ज्यादातर भावनाओं से, साइकोलॉजी से चलता है, जबकि दूसरा तर्क, लॉजिक पर जोर देता है। तो ये भविष्य की कीमतें पता लगाने के दो मुख्य हथियार हो गए निवेशकों के पास। हाँ, कह सकते हैं। कोशिश तो यही रहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण की। ये क्या चीज है असल में? हाँ, तो तकनीकी विश्लेषक, जिन्हें लोग अक्सर चार्टिस्ट भी कह देते हैं, वो मानते हैं कि बाजार मतलब 90% मनोवैज्ञानिक है। 90%? सिर्फ 10% लॉजिक? हाँ, उनका यही मानना है। इसलिए उनका पूरा ध्यान शेयर के पुराने दाम यानी प्राइस हिस्ट्री और कितनी मात्रा में वो खरीदा बेचा गया यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसी पर रहता है। अच्छा। उनको लगता है कि भाई इतिहास अपने आप को दोहराता है और कीमत के उतार चढ़ाव के पैटर्न में ही भविष्य के संकेत छिपे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी क्या करती है, कितना कमा रही है, डिविडेंड दे रही है या नहीं, इन सब बातों से उन्हें ज्यादा मतलब नहीं। हाँ, मोटे तौर पर उनकी सोच यही है। वो मानते हैं कि ये सारी खबरें, ये फंडामेंटल जानकारी, वो तो शेयर के दाम में पहले ही शामिल हो चुकी है। दिलचस्प है। इसीलिए वो चार्ट पर तरह तरह के पैटर्न ढूंढते हैं। जैसे एक काफी मशहूर पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये अक्सर संकेत देता है कि तेजी का दौर शायद अब खत्म होने वाला है। या फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? सपोर्ट वो लेवल है जहां दाम गिरते गिरते अक्सर रुक जाता है या वापस ऊपर जाने लगता है, और रेजिस्टेंस उसका उल्टा, जहां दाम बढ़ते बढ़ते अटक जाता है। अच्छा। तो इन्हीं सब संकेतों के आधार पर वो खरीदने या बेचने का सही वक्त पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? मतलब ये पैटर्न काम क्यों करेंगे? कोई लॉजिक तो होगा। हाँ, देखिए, इसके पीछे 3 मुख्य आइडियाज काम करते हैं। पहला तो है भीड़ की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। अच्छा। लोग अक्सर दूसरों को देखकर चलते हैं, तो अगर कोई ट्रेंड शुरू होता है तो वो कुछ समय तक चलता रहता है। दूसरा कारण है जानकारी का असमान वितरण। मतलब ये कि माना जाता है कि कंपनी के अंदर के लोग या बड़े जानकार निवेशक, उन्हें खबर पहले मिल जाती है। हाँ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो जब वो खरीदना शुरू करते हैं, दाम बढ़ता है और ये चार्ट पर दिखने लगता है, इससे पहले कि आम निवेशक तक खबर पहुंचे। और तीसरा, बाजार किसी नई खबर पर एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे रिएक्ट करता है। अच्छा, तो एक ट्रेंड सा बन जाता है। जी हाँ, और उसी ट्रेंड को चार्टिस्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर इसमें एक दिक्कत नहीं है, जैसा स्रोत में भी इशारा है कि जब तक आम निवेशक को ये ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है, चार्ट पर पैटर्न बन जाता है, तब तक तो शायद बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी अपना खेल करके निकल चुके होते हैं। ये बिल्कुल सही चिंता है, और ये तकनीकी विश्लेषण की एक बहुत बड़ी सीमा भी है। तो मतलब देर हो सकती है। हाँ, ट्रेंड पकड़ में आने तक अक्सर देर हो चुकी होती है। और एक और बात, अगर बहुत सारे लोग एक ही सिग्नल देखकर एक ही समय पर खरीदने या बेचने कूद पड़े, तो वो सिग्नल अपने आप ही बेकार हो जाता है। क्योंकि बाजार तुरंत एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल। बाजार कई बार नई जानकारी को इतनी तेजी से दाम में शामिल कर लेता है कि चार्टिस्ट को मौका ही नहीं मिल पाता। तो ये तो हुई तकनीकी विश्लेषण की बात। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, मौलिक विश्लेषण। ये उससे कितना अलग है?
ये समझिए कि एकदम उल्टा नजरिया है। अच्छा। हाँ, मौलिक विश्लेषक मानते हैं कि बाजार 90% तार्किक मतलब लॉजिकल है और सिर्फ 10% मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल उल्टा आंकड़ा। जी, इनका लक्ष्य होता है शेयर की वास्तविक कीमत या जिसे आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं उसका पता लगाना। आंतरिक मूल्य मतलब शेयर का सही दाम कंपनी के हिसाब से। हाँ, आसान भाषा में यही कह सकते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कंपनी का जो कारोबार है, उसकी संपत्ति है, उसकी कमाई की क्षमता है, भविष्य की जो संभावनाएं हैं, उन सब के आधार पर इस शेयर का सही दाम क्या होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि बाजार में लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये आंतरिक मूल्य पता कैसे लगाते हैं? किन चीजों को देखते हैं ये लोग? इसके लिए वो कंपनी की बैलेंस शीट को खंगालते हैं, उसके लाभ हानि खाते को देखते हैं, उसकी संपत्ति, देनदारी, मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, मतलब बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। काफी मेहनत का काम लगता है। हाँ, है तो। स्रोत के मुताबिक 4 मुख्य चीजें हैं जो इस मूल्य को तय करने में खास भूमिका निभाती हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला है कंपनी की कमाई की अनुमानित वृद्धि दर, मतलब एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। जितनी तेजी से कंपनी का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद हो और जितने लंबे समय तक ये रफ्तार बनी रहने का अनुमान हो, निवेशक उतना ही ज्यादा प्रीमियम मतलब ज्यादा दाम देने को तैयार होता है। अच्छा, ग्रोथ सबसे जरूरी है। हाँ, और यहीं पे कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत दिखती है। इसी से जुड़ा एक नियम भी है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये क्या है? ये एक आसान तरीका है अंदाजा लगाने का कि आपका पैसा कितने साल में दुगना हो जाएगा। आप बस 72 को अपनी अनुमानित सालाना वृद्धि दर या ब्याज दर से भाग दे दीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ा काम का शॉर्टकट है। अच्छा, ये तो हुआ पहला कारक। बाकी 3 क्या है? दूसरा है अनुमानित डिविडेंड भुगतान। मतलब कंपनी मुनाफे का कितना हिस्सा शेयरधारकों को बांटती है। बिल्कुल। या फिर वो अपने शेयर वापस खरीदती है या नहीं, जिसे शेयर बायबैक कहते हैं। तो जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है या बायबैक करती है, उसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, अगर बाकी चीजें समान हों। ठीक है, और तीसरा है जोखिम, रिस्क। जो कंपनियां कम जोखिम वाली मानी जाती हैं, बड़ी स्थापित कंपनियां जिन्हें ब्लू चिप भी कहते हैं। हाँ, जानी मानी कंपनियां। जी, उनके शेयरों के लिए निवेशक अक्सर ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। इसे पीई मल्टीपल यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से भी देखा जाता है। कम जोखिम है तो लोग ज्यादा पीई देने को तैयार हो जाते हैं। और चौथा कारक? चौथा है ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम होती हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश उतने आकर्षक नहीं रहते। सही बात है, रिटर्न कम मिलता है। हाँ, तो पैसा वहां से निकलकर स्टॉक मार्केट की तरफ आता है, शेयरों की मांग बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती हैं। और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इसका उल्टा हो सकता है। समझ गया। लेकिन इसमें भी तो अपनी मुश्किलें होंगी। भविष्य का अंदाजा लगाना, चाहे वो कंपनी की ग्रोथ का हो या ब्याज दरों का, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत में वो एक मजेदार लाइन भी है कि शायद भगवान को भी नहीं पता होता कि किसी शेयर का सही पीई मल्टीपल क्या होना चाहिए। हाँ, वो बात तो है। मौलिक विश्लेषण की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भविष्य अनिश्चित है। आपके अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। और वो जो आंतरिक मूल्य निकालने की बात है, वो एकदम सटीक निकालना तो लगभग नामुमकिन ही होगा। लगभग नामुमकिन, हाँ। और फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बाजार कभी उस सही मूल्य को पहचानेगा भी। हो सकता है शेयर की कीमत कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। बाजार लंबे समय तक अतार्किक या गलत बना रह सकता है, जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरीकों में अपनी अपनी खूबियां भी हैं और खामियां भी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, कुछ बीच का रास्ता? हाँ, और असल में ज्यादातर कामयाब निवेशक यही करते हैं। वो किसी एक तरीके के कट्टर समर्थक नहीं होते। अच्छा, कैसे मिलाते हैं इनको? एक पॉपुलर तरीका है ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनकी कमाई की ग्रोथ रेट औसत से तेज रहने की उम्मीद हो, मतलब फंडामेंटल अच्छा हो। लेकिन साथ ही ये भी देखना कि उनके लिए बहुत ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े, मतलब पी मल्टीपल बहुत ज्यादा ना हो। तो अच्छी ग्रोथ लेकिन वाजिब दाम पर। बिल्कुल। मशहूर निवेशक पीटर लिंच ने इसी से मिलती जुलती एक तकनीक इस्तेमाल की थी, पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो। हाँ, पी टू ग्रोथ रेशियो। इसमें आप पीई मल्टीपल की तुलना कंपनी की अनुमानित ग्रोथ रेट से करते हैं। कोशिश ये रहती है कि ऐसी कंपनियां मिलें जिनका पीईजी रेशियो 1 के आसपास या उससे कम हो। यानी ग्रोथ के मुकाबले कीमत ज्यादा ना हो। सही समझे। इसके अलावा कुछ विश्लेषक ये भी देखते हैं कि क्या उस स्टॉक के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। कहानी?
मतलब क्या उसमें कुछ ऐसा है जिस पर निवेशक एक तरह से हवा में महल बना सकें, मतलब बहुत उम्मीदें लगा सकें, लेकिन वो ये भी पक्का करते हैं कि उन हवा के महलों की नींव मजबूत जमीन पर हो, यानी कंपनी के फंडामेंटल वाकई मजबूत हों, सिर्फ कहानी के दम पर नहीं, असलियत भी होनी चाहिए। तो सार ये निकला कि एक तरफ है चार्ट, पैटर्न और बाजार की साइकोलॉजी, दूसरी तरफ है कंपनी की बैलेंस शीट, उसका मुनाफा, उसकी भविष्य की संभावनाएं। दोनों अपने अपने लेंस से बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे अच्छा तरीका इन दोनों के संतुलन में ही छिपा है। तो अंत में सोचने वाली बात यह रह जाती है कि इन विश्लेषणों की अपनी सीमाएं हैं। बाजार खुद भी कई बार अप्रत्याशित होता है। जी, एकदम सटीक अनुमान लगाना संभव भी है, या फिर निवेश हमेशा कुछ हद तक अनिश्चितता, संभावनाओं और शायद जैसा आपने कहा थोड़े भाग्य का खेल ही बना रहेगा। नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और हमारा फोकस है टेक्निकल एनालिसिस। ये वो तरीका है जिसमें निवेशक भविष्य की कीमतों का अंदाजा लगाने के लिए स्टॉक के पिछले मूल्य, उतार चढ़ाव, ट्रेडिंग वॉल्यूम, इन सब का अध्ययन करते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी विषय पर एक विस्तृत लेख का हिस्सा है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद क्या है? यही समझना कि क्या चार्ट्स पर लकीरें खींचकर और पैटर्न देखकर वाकई पैसा बनाया जा सकता है, या ये सब बस हवाई बातें हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। टेक्निकल एनालिसिस का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि स्टॉक की कीमत में ही सारी जानकारी छुपी होती है। मतलब कंपनी की कमाई, अर्थव्यवस्था की हालत, कोई खबर आई हो, सब कुछ। और उनका मानना है कि कीमतें ट्रेंड्स में चलती हैं और इतिहास खुद को दोहराता है। इसीलिए वो मानते हैं कि पैटर्न काम करते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि टेक्निकल एनालिस्ट अक्सर कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे उसकी कमाई कितनी है, कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, इन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं ना। बिल्कुल। उनकी अपनी ही भाषा होती है। ट्रेंड के साथ चलो, जो कमजोर है उसे बेचो। चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये वाकई काम करता है? स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी थी कि अक्सर आप इन सलाहकारों से उनकी खुद की माली हालत पूछें तो जवाब थोड़ा गोलमोल सा मिलता है। हाँ, या फिर कहते हैं कि अरे हमने खुद अपने सिग्नल पर अमल नहीं किया। हाँ, यहीं पर देखिए एकेडमिक दुनिया की राय सामने आती है। जो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, शोधकर्ता हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस को काफी शक की निगाह से देखते हैं। हाँ। मतलब दर्जनों अध्ययन हो चुके हैं इस पर, और नतीजा लगभग हमेशा यही निकलता है कि एक बार आप ब्रोकरेज, टैक्स और दूसरी जो लेन देन की लागतें हैं उनको जोड़ लें तो टेक्निकल ट्रेडिंग रणनीतियां, वो जो साधारण खरीदो और लंबे समय तक रखो यानी बाय एंड होल्ड वाली रणनीति है, उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती। अच्छा। हाँ, और कंप्यूटरों ने तो इन नियमों का बड़ी बारीकी से परीक्षण करना बहुत आसान बना दिया है। आंकड़े लगातार यही कहानी दोहराते हैं। लेकिन अगर पैटर्न काम नहीं करते तो फिर शेयर की कीमतें चलती कैसे हैं? यहीं पर वो रैंडम वॉक थ्योरी आती है। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। रैंडम वॉक थ्योरी ये कहती है कि स्टॉक की कीमतों में जो अगला बदलाव होगा वो पिछले बदलावों से काफी हद तक स्वतंत्र होता है। जैसे मान लीजिए सिक्का उछालना, अगर लगातार 10 बार हेड्स आया है तो भी अगली बार हेड्स आने की संभावना तो 50% ही रहेगी। पिछली उछालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, शुरूत में वो प्रयोग बताया गया था, वो तो कमाल का था। एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों से कहा कि वो सिक्का उछालकर हेड्स मतलब कीमत ऊपर, टेल्स मतलब नीचे स्टॉक चार्ट बनाएं। हाँ। और नतीजा, ये जो नकली चार्ट बने वो देखने में बिल्कुल असली स्टॉक मार्केट चार्ट जैसे लग रहे थे। हाँ, उनमें वो सारे पैटर्न भी दिख रहे थे, जैसे हेड एंड शोल्डर स्टॉप या डबल बॉटम, जिन्हें टेक्निकल एनालिस्ट इतनी मेहनत से ढूंढते हैं। और ये सब पूरी तरह से संयोग से बने थे, किस्मत से। कमाल है। और ये समझना भी जरूरी है कि रैंडम वॉक का मतलब ये कतई नहीं है कि कीमतें बिना किसी कारण के ऊपर नीचे होती हैं। ऐसा नहीं है। कंपनी की कोई नई घोषणा है, कमाई के नतीजे आए हैं, ब्याज दरों में बदलाव हुआ, निवेशकों का मूड कैसा है, ये सब चीजें कीमतें चलाती हैं। हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत सिर्फ ये कहता है कि आप सिर्फ पिछली कीमतों के पैटर्न को देखकर भरोसेमंद तरीके से ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कीमत अगले पल किधर जाएगी। हाँ। कुछ अध्ययनों में छोटी अवधि के मोमेंटम का जिक्र मिलता है। मतलब जो स्टॉक हाल में बढ़ा है वो शायद थोड़ी और देर बढ़ता रहे। स्रोत भी ये मानता है। लेकिन उस मोमेंटम पर लगातार मुनाफा कमाना, खासकर लागतों को काटने के बाद,
वो बेहद मुश्किल साबित हुआ है। बाजार में कई डिटेल्ड टेक्निकल सिस्टम भी तो हैं, जैसे वो फिल्टर रूल्स होते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए स्टॉक 5% बढ़ जाए तो खरीद लो, 5% गिर जाए तो बेच दो। सही। या फिर डाउ थ्योरी है जो मानती है कि कीमतें कुछ खास लेवल्स रेजिस्टेंस या ऊपरी बाधा को तोड़ने में या सपोर्ट या निचले आधार से नीचे जाने में हिचकिचाती हैं। सही। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ है उन स्टॉक्स को चुनना जो पूरे बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्राइस वॉल्यूम सिस्टम भी ये देखना कि क्या कीमत बढ़ते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है। वो मानते हैं कि ये ट्रेंड की मजबूती का संकेत है। ये सिस्टम्स काफी विस्तृत लगते हैं और इनके अपने पक्के समर्थक भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है कि जब इन जटिल सिस्टम्स का भी कंप्यूटरों द्वारा बड़े पैमाने पर मतलब ऐतिहासिक डेटा पर परीक्षण किया गया तो नतीजा मूल रूप से वही निकला। लागतों और टैक्स को ध्यान में रखने के बाद ये सिस्टम्स भी खरीदो और रखो की रणनीति को मात देने में असफल रहे। मतलब कहानी वही है। स्रोत तो ये भी बताता है कि कंप्यूटर एनालिसिस ने यहाँ तक दिखाया कि हेड एंड शोल्डर्स जैसे जो क्लासिक चार्ट पैटर्न माने जाते हैं उनके दिए गए खरीदो या बेचो के सिग्नल भी असल में भरोसेमंद भविष्यवाणी नहीं करते। स्रोत में कुछ और भी मजेदार सिद्धांतों का जिक्र था, शायद उतने गंभीर नहीं पर चलते जरूर हैं बाजार में। हाँ, वो तो है ही। जैसे वो हेमलाइन इंडिकेटर। हाँ। माना जाता है कि स्कर्ट की लंबाई बढ़ने लगे तो बाजार गिरता है। अजीब है। और सुपर बाउल इंडिकेटर कि अमेरिकन फुटबॉल में जिस लीग की टीम सुपर बाउल जीतती है उससे बाजार की दिशा का अनुमान लगाना। ये तो और भी कमाल है। फिर वो ऑड लॉट थियरी के छोटे निवेशक अक्सर गलत टाइम पर खरीदते बेचते हैं तो उनके विपरीत चलो। डॉग्स ऑफ द डाउ, साल की शुरुआत में सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड देने वाले डाउ जोन्स के स्टॉक खरीद लो। और जनवरी इफेक्ट कि जनवरी में अक्सर बाजार में असामान्य रिटर्न देखने को मिलता है। हाँ, ये सब सुनने में बड़े दिलचस्प लगते हैं पर स्रोत के अनुसार इनमें से कोई भी लगातार काम करने वाला साबित नहीं हुआ है। वो सुपर बोल वाला तो इतना विश्वसनीय है कि स्रोत मजाक में कहता है कि उससे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी तो शायद बांग्लादेश में सालाना मक्खन कितना पैदा हुआ उसके आंकड़ों से हो जाती होगी। सही है। तो इससे ये महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर अकादमिक शोध और डेटा लगातार यही दिखा रहे हैं कि ये काम नहीं करता, कम से कम लागतों के बाद, तो फिर इतने सारे टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर अभी भी क्यों मौजूद हैं? ये पूरा सिस्टम चल क्यों रहा है? शायद मानवीय मनोविज्ञान, मतलब हम इंसान शायद हर जगह पैटर्न ढूंढने के लिए ही बने हैं, भले वो वहां हो या ना हो। बिल्कुल। स्रोत में वो बास्केटबॉल में हॉट हैंड वाले भ्रम का उदाहरण दिया गया है। खिलाड़ियों और दर्शकों को लगता है कि अगर किसी खिलाड़ी ने लगातार कुछ शॉट मार दिए तो उसके अगले शॉट मारने की संभावना बढ़ जाती है, वो हॉट हो गया है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हर शॉट की सफलता की संभावना लगभग स्वतंत्र होती है। हमारा दिमाग संयोग में भी पैटर्न देख लेता है। और दूसरा कारण, जैसा स्रोत इशारा करता है, शायद ये भी है कि टेक्निकल एनालिसिस लगातार खरीदने बेचने को बढ़ावा देता है। अच्छा। जिससे ब्रोकरेज फर्मों को कमीशन के रूप में फायदा होता है, तो उनके हित में है इसे बढ़ावा देना। ये भी एक पहलू है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने पर मुख्य बात तो यही लगती है कि टेक्निकल एनालिसिस चाहे कितना भी आकर्षक और वैज्ञानिक सा लगे, वो लगातार बाजार को मात देने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है, खासकर जब आप ट्रेडिंग की लागतों और टैक्स को ध्यान में रखते हैं। सही कहा। और मार्केट को टाइम करने की कोशिश, मतलब सही समय पे घुसने और निकलने की कोशिश, वो बहुत जोखिम भरी हो सकती है। स्रोत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा था कि पिछले कई दशकों में अमेरिकी शेयर बाजार का लगभग सारा बड़ा मुनाफा, करीब 95%, कुछ बहुत ही कम ट्रेडिंग दिनों में आया है, शायद कोई 90 दिन या उसके आसपास। हाँ, ये सच है। अगर कोई निवेशक इन थोड़े से बेहतरीन दिनों में बाजार से बाहर रहा तो उसका कुल रिटर्न बहुत कम हो जाता है। टाइमिंग गलत होगी तो बड़ा नुकसान। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये भी है, मान लीजिए किसी ने सचमुच एक ऐसा टेक्निकल सिस्टम खोज लिया जो लगातार काम करता है और मुनाफा देता है, क्या वो उसे सार्वजनिक करेगा, सबको बताएगा? शायद नहीं करेगा। क्यों करेगा? वही तो, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, जैसे ही कोई लाभदायक पैटर्न खोजा जाता है और बहुत से लोग उस पर अमल करने लगते हैं, वो पैटर्न खुद ब खुद गायब हो जाता है, क्योंकि बाजार बहुत कुशल है, वो उस असर को तुरंत खत्म कर देता है। तो शायद टेक्निकल एनालिसिस का लगातार बने रहना, बाजार की भविष्यवाणी करने की उसकी क्षमता से ज्यादा हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके और पैटर्न खोजने की हमारी जो मानवीय प्रवृत्ति है उसके बारे में ज्यादा बताता है। आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास एक किताब के अध्याय का अंश है,
और ये एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात करता है, पावर लॉ। जी। इसकी शुरुआत होती है मैथ्यू 25:29 के जिक्र से, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। और वो आइंस्टीन वाली बात, शायद गलत ही उनको क्रेडिट दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हाँ, घातीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये पावर लॉ आखिर है क्या भला, ये वेंचर कैपिटल मतलब वीसी की दुनिया को कैसे चलाता है, और सबसे जरूरी, हम सबके जीवन और फैसलों पर इसका क्या असर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरू करते हैं एक जाने माने आइडिया से, परेटो सिद्धांत या 80-20 नियम। हाँ, विल्फ्रेडो पैरेटो वाला। वही कि इटली में 20% लोगों के पास 80% जमीन थी। और स्रोत कहता है कि ये पैटर्न तो हर जगह है। भूकंप, शहर, बिजनेस मोनोपोलीज, मतलब कुछ छोटी चीजें बहुत बड़े नतीजे देती हैं। बिल्कुल सही, इसी को पावर लॉ कहते हैं। और वेंचर कैपिटल में तो ये बहुत ही साफ दिखता है। अच्छा, कैसे? देखिए, वीसी फंड्स क्या करते हैं, वो शुरुआती स्टेज की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। उम्मीद ये होती है कि उनमें से बस कुछ ही कंपनियां एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी, मतलब आसमान छू लेंगी। लेकिन सच तो ये है, और ये सबको पता है, कि ज्यादातर वीसी समर्थित कंपनियां फेल हो जाती हैं, डूब जाती हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो जो आम सोच है वो ये है कि रिटर्न शायद एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो घंटी जैसा कर्व होता है ना, वैसा होगा। कुछ बुरे निवेश, ज्यादातर औसत, और कुछ अच्छे। अच्छा। इसीलिए निवेशक क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो डाइवर्सिफाई करते हैं, कई जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं ताकि रिस्क कम हो। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड तरीका लगता है निवेश का। लेकिन स्रोत कहता है कि वीसी में ये स्प्रे एंड प्रे, मतलब पैसा फैलाओ और दुआ करो, ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि वीसी रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ही नहीं करते, वो पावर लॉ फॉलो करते हैं। पावर लॉ मतलब ये कि बस मुट्ठी भर कंपनियां, शायद एक या दो पूरे फंड में, बाकी सबसे इतना ज्यादा अच्छा करती हैं कि बाकी सारे निवेश उनके सामने बोने लगते हैं, लगभग बेकार। ओह, अच्छा। स्रोत फाउंडर्स फंड का फेसबुक निवेश का उदाहरण देता है। उस एक निवेश ने अकेले ही पूरे फंड के बाकी सारे निवेशों से ज्यादा रिटर्न दिया। अरे वाह। बिल्कुल। तो इससे सफल वीसीज के लिए एक बहुत बहुत कठोर नियम बनता है। क्या नियम है वो? सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाओ जिनमें अकेले ही पूरे फंड की वैल्यू लौटाने की क्षमता हो। सिर्फ वही कंपनियां जो इतनी बड़ी बन सकती हैं। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लगता है तो। और इसीलिए स्रोत कहता है कि ये नियम इतना सख्त है कि कोई दूसरा नियम हो ही नहीं सकता। आपको मौके पहचानने में लचीला रहना पड़ेगा। तो फिर चुनते कैसे हैं ये कंपनियां? स्रोत में एंडरसन होरोविट्ज का एक उदाहरण है। उन्होंने इंस्टाग्राम में $250,000 लगाए थे, हाँ, और $78 मिलियन कमाए। 312 गुना रिटर्न। सुनने में तो कमाल लगता है। कमाल है, 312 गुना। हाँ, लेकिन यही पावर लॉ का असली खेल दिखता है। उनके $1.5 बिलियन के फंड के लिए वो 312 गुना रिटर्न भी काफी नहीं था। क्या बात कर रही हैं? $78 मिलियन काफी नहीं? जी हाँ, सिर्फ फंड की लागत निकालने के लिए, मतलब ब्रेक इवन करने के लिए, उन्हें वैसे 19 और इंस्टाग्राम खोजने पड़ते। 19। ये दिखाता है कि पावर लॉ कितना एक्सट्रीम है। वीसीज को वो गिने चुने हीरे खोजने होते हैं जो 0 से 1 तक जा सकें, और फिर उन पर अपना सब कुछ लगा देना होता है। तो अगर ये पावर लॉ इतना जबरदस्त है, खासकर वीसीज में, तो फिर लोग इसे देख क्यों नहीं पाते? मतलब अनुभवी निवेशक भी इसे नजरअंदाज कैसे कर देते हैं? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से क्योंकि इसका असली असर दिखने में टाइम लगता है। शुरुआत में तो सब कंपनियां एक जैसी लगती है ना? हाँ, कह सकते हैं। निवेशक अपना ज्यादातर टाइम और ध्यान किस पर लगाते हैं? नई कंपनियों पर, या उन पर जो मुश्किल में है? उन पर नहीं जो पहले ही रॉकेट बन चुकी हैं। तो रोज का जो अनुभव है वो इन बड़े एक्सट्रीम नतीजों को छुपा देता है। अच्छा, ये बात है। तो ये सिर्फ पैसों के निवेश की बात नहीं है। स्रोत कहता है कि ये हमारी जिंदगी और करियर पर भी लागू होता है। बिल्कुल सही। स्रोत का तर्क यही है कि हम सब निवेशक हैं, अपने समय के, अपने करियर के। और जिंदगी कोई स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो नहीं है कि आप दर्जनों चीजों में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमा लें और सुरक्षित हो जाएं। आप एक साथ कई करियर पर दांव नहीं लगा सकते, है ना? सही बात है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अक्सर हमें क्या सिखाती है? सामान्य बनो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानो, डाइवर्सिफाई करो। जैसे कि ये मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं, बस उसे अच्छे से करो। हाँ, ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। पर स्रोत कहता है ये सोच बिल्कुल गलत है।
ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपना कीमती समय और टैलेंट कहाँ लगा रहे हैं। आपको उस एक चीज पर फोकस करना चाहिए जिसमें आप असाधारण बन सकते हो। लेकिन उससे भी पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या भविष्य में वो चीज, वो स्किल, वो फील्ड मूल्यवान भी होगी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि उसकी वैल्यू है या नहीं। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कंपनी शुरू करना ही हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं है, भले ही आप उसमें बहुत अच्छे हो। जरूरी नहीं। पावर लॉ को समझने वाला इंसान ये समझेगा कि किसी असाधारण, तेजी से बढ़ती हुई कंपनी का हिस्सा बनना कितना फायदेमंद हो सकता है। जैसे स्रोत कहता है, गूगल जैसी कंपनी का 0.01% मालिक होना, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, वो शायद अपनी एक असफल कंपनी का 100% मालिक होने से कहीं बेहतर है। हाँ, ये तो मतलब समझ आता है। किसी रॉकेट शिप में सीट मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल वही बात है। और अगर आप अपनी कंपनी चला भी रहे हैं तो भी पावर लॉ काम करता है। याद रखें, अक्सर सबसे जरूरी चीज कोई एक ही होती है। एक सही मार्केट, एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कुछ खास पल। पावर लॉ की दुनिया में आपको बहुत गहराई से सोचना होगा कि आपकी जो एफर्ट्स हैं वो उस महत्वपूर्ण कर्व पर कहाँ फिट होते हैं। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि हम एक औसत या नॉर्मल दुनिया में नहीं रहते। दुनिया पावर लॉ के हिसाब से चलती है, जहां नतीजे बहुत बहुत असमान होते हैं। हाँ, और सफलता अक्सर फैलाव से नहीं बल्कि गहरे फोकस्ड एफर्ट से मिलती है। बिल्कुल। और स्रोत आखिर में हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल देता है। क्या सवाल है? क्योंकि सबसे बड़े मौके, चाहे वो कंपनियां हों, करियर के रास्ते हों या जीवन के फैसले, वो पावर लॉ के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अक्सर साफ साफ दिखते नहीं हैं, छुपे हुए होते हैं। हाँ। तो कोई उन्हें पहचानना सीख कैसे सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। उन छुपे हुए मौकों को कैसे ढूंढा जाए, इस पर विचार करना होगा। तो चलिए, आज हम जिस सामग्री पर बात करने वाले हैं वो निवेश की दुनिया से है। ये एक किताब के 8वें अध्याय के कुछ हिस्से हैं और इनमें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यानी MPT नाम की एक तकनीक समझाई गई है। काफ़ी दिलचस्प लग रही है। हमारा इरादा है कि इसे आसान भाषा में समझें कि भैया MPT है क्या और निवेशकों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। क्या ये वाकई मतलब जोखिम कम करके बेहतर रिटर्न पाने में मदद करती है? जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये अकादमिक जगत से आई है। ये उन पुराने तरीकों से अलग है जहां बस कंपनी कैसी है या बाजार का मूड क्या है ये देखा जाता था। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इन स्रोतों में निवेश के जोखिम को कैसे समझाया गया है? बिल्कुल। यहाँ जोखिम का सीधा सा मतलब है जो रिटर्न आपने सोचा था वो न मिले। खास तौर पर ये डर कि किसी शेयर या बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी। हाँ। और अगर अकादमिक भाषा में कहें तो इसे रिटर्न के फैलाव से नापते हैं, मतलब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ। सीधा मतलब आपका असल रिटर्न आपकी उम्मीद या औसत से कितना ऊपर नीचे जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक से 10% औसत रिटर्न की उम्मीद है, पर हो सकता है कभी वो 30% दे, कभी 10%, कभी शायद -10%। तो ये जो फैलाव है ना, यही जोखिम है। जितना ज्यादा फैलाव उतना ज्यादा जोखिम। समझ गया। तो ये उतार चढ़ाव भी जोखिम है। अच्छा, यहाँ एक आइबॉटसन एसोसिएट्स के अध्ययन का जिक्र है 1926 से 2013 तक। काफी लंबा समय है। ये क्या बताता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ये असल में उसी पुरानी बात को साबित करता है कि ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा जोखिम उठाना पड़ा है। जैसे कॉमन स्टॉक्स ने सरकारी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन उनमें वो उतार चढ़ाव, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी काफी ज्यादा था। और स्मॉल कैप स्टॉक्स, उन्होंने तो और भी ज्यादा रिटर्न दिया, पर उनका जोखिम भी सबसे ज्यादा था। अच्छा, तो ये रिश्ता तो साफ है, ज्यादा रिटर्न ज्यादा जोखिम। तो फिर ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी MPT, इसमें नया क्या है? यहाँ हैरी मार्कोविट्ज का नाम आता है। हाँ, और ये सच में एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी सोच थी। मार्कोविट्ज को इसके लिए नोबेल भी मिला। उन्होंने ये दिखाया कि जरूरी नहीं कि जोखिम कम करने के लिए आप कम जोखिम वाली चीजें ही खरीदें, बल्कि आप अलग अलग ज्यादा जोखिम वाली चीजों को अगर सही तरीके से मिला दें तो पूरे पोर्टफोलियो का कुल जोखिम उन अकेली चीजों के औसत जोखिम से भी कम हो सकता है। अरे वाह, ये कैसे? यही तो है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण का जादू। हाँ। और इस जादू का राज छिपा है कोरिलेशन में।
कोरिलेशन। हाँ, कोरिलेशन यानी ये देखना कि दो अलग-अलग संपत्तियों जैसे दो स्टॉक्स या एक स्टॉक और एक बॉन्ड के रिटर्न एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। क्या वो साथ-साथ ऊपर जाते हैं, साथ-साथ नीचे आते हैं या फिर उल्टा चलते हैं? हाँ, वो द्वीपल अर्थव्यवस्था का उदाहरण याद आ रहा है मुझे, एक रिजॉर्ट और एक छाता बनाने वाला। बिल्कुल सही, वो इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, अकेले रिजॉर्ट का बिजनेस भी जोखिम भरा है, सिर्फ धूप में चलता है, और छाते वाले का भी, जो सिर्फ बारिश में। हाँ। एक धूप में 50% कमाता है तो दूसरा 25% कमाता है, बारिश में ठीक उल्टा। लेकिन अगर कोई निवेशक आधा पैसा रिजॉर्ट में और आधा छाते वाले में लगा दे, हाँ। तो मौसम चाहे कैसा भी हो, धूप या बारिश, उसे एक पक्का स्थिर 12.5% रिटर्न मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके रिटर्न एकदम उल्टी दिशा में चलते हैं। परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन है उनमें। अब असल दुनिया में ऐसा परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन तो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्कोविट्स ने साबित किया कि जब तक दो संपत्तियों का रिटर्न एकदम कदम से कदम मिलाकर न चले, यानी परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन +1 न हो, तब तक उनको मिलाने से यानी डाइवर्सिफाई करने से जोखिम कुछ ना कुछ कम जरूर होगा। कॉरिलेशन जितना कम होगा शून्य के पास या नेगेटिव, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। मामूली पॉजिटिव कॉरिलेशन में भी कुछ ना कुछ कमी आती ही है जोखिम में। तो फिर सवाल यह है कि कितना डाइवर्सिफिकेशन काफी है? मतलब कितनी अलग-अलग चीजों में पैसा लगाना चाहिए? और क्या सिर्फ अपने देश जैसे अमेरिका में ही निवेश करना काफी है या दुनिया भर में देखना चाहिए? करें तो लगभग 50 अलग-अलग स्टॉक्स में निवेश करने से जोखिम काफी कम हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय डाइवर्सिफिकेशन यानी दूसरे देशों के स्टॉक्स में भी पैसा लगाना और भी फायदेमंद हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हमेशा एक साथ एक ही दिशा में नहीं चलती। 1970 से 2013 के डेटा को देखें तो पता चलता है कि अमेरिकी पोर्टफोलियो में अगर कुछ विदेशी स्टॉक्स जैसे EAFE इंडेक्स वाले मिलाए जाते तो न सिर्फ कुल जोखिम कम हुआ, बल्कि कई बार तो रिटर्न भी बढ़ गया। ये तब भी हुआ जब वो विदेशी स्टॉक अकेले में अमेरिकी स्टॉक से ज्यादा जोखिम भरे थे। अच्छा, तो सबसे अच्छा मिश्रण क्या था? उस दौर के डेटा के हिसाब से सबसे कम जोखिम वाला पोर्टफोलियो वो था जिसमें करीब 17% विदेशी और 83% अमेरिकी स्टॉक्स थे। किताब में इसे लगभग मुफ्त का खाना कहा गया है। वाह, ये वो कमाल की बात है। लेकिन एक मिनट, स्रोत ये भी कहते हैं कि आजकल खासकर जब बाजार में गिरावट आती है तो ये कोरिलेशन बढ़ जाते हैं, मतलब सब कुछ एक साथ गिरने लगता है। तो क्या अब डाइवर्सिफिकेशन उतना काम नहीं करता? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और आजकल इस पर काफी बहस होती है। ये सच है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2008 के संकट जैसे समय में, कोरिलेशंस बढ़े हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बढ़कर भी परफेक्ट +1 नहीं हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन के फायदे अभी भी हैं, शायद पहले से थोड़े कम हो, पर हैं जरूर। जैसे 2000 वाला दशक याद कीजिए, उसे अमेरिकी स्टॉक्स के लिए खोया हुआ दशक कहते हैं। उस समय जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में उभरते बाजारों यानी इमर्जिंग मार्केट्स को शामिल किया था, उन्हें काफी बेहतर रिटर्न मिला था। सही बात है। और एक और चीज, संकट के समय जैसे 2008-9 में सुरक्षित समझे जाने वाले बॉन्ड्स, खासकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स, ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जब शेयर बाजार बुरी तरह गिर रहा था, तब इन बॉन्ड्स का कोरिलेशन स्टॉक्स के साथ नेगेटिव हो गया था, यानी वो ऊपर जा रहे थे जब स्टॉक्स नीचे। तो उन्होंने पोर्टफोलियो को संभालने में काफी मदद की। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या टेक अवे है? MPT और डाइवर्सिफिकेशन ये शायद कोई जादुई छड़ी नहीं है, खासकर जब सब कुछ एक साथ नीचे जा रहा हो। लेकिन फिर भी निवेश में जोखिम को मैनेज करने के लिए ये आज भी बहुत जरूरी लगते हैं, है ना? निश्चित रूप से। ये कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन ये जोखिम प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत हैं। जोखिम, रिटर्न और उनके बीच का वो रिश्ता, कोरिलेशन, इसे समझना बहुत जरूरी है। और अलग-अलग एसेट क्लास जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स और अलग-अलग देशों में निवेश फैलाना, ये एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का आधार आज भी है। बिल्कुल। तो मूल मंत्र ये भी है कि ऐसी चीजों का मिश्रण बनाएं जिनके रिटर्न बिल्कुल एक जैसे ना चलते हों। ये सब सोचते हुए एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि संकट के समय में पारंपरिक चीजों का कोरिलेशन बढ़ जाता है, तो भविष्य में
ऐसी कौन सी नई तरह की संपत्तियां या रणनीतियां हो सकती हैं जो मुश्किल वक्त में निवेशकों को सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन दे सकें, जब स्टॉक और बॉन्ड्स भी शायद एक साथ चलने लगें? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार, आज हम निवेश की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। जो हमारे पास स्रोत हैं उनका भी यही मुख्य विषय है कि ये जो जोखिम है और जो इनाम है, इनका आपस में रिश्ता क्या है? क्या सच में ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा रिटर्न आता है? और अगर हाँ, तो फिर इस रिस्क को पकड़े कैसे, मतलब नापें कैसे इसको? हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है। यहीं पर फिर वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मतलब CAPM और बीटा जैसी चीज़ें आती हैं। हमारे स्रोतों में इन पर काफ़ी डिटेल में बात हुई है। तो चलिए इसी को खोलते हैं आज, देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले CAPM है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जी, विलियम शार्प, जॉन लिंटनर, फिशर ब्लैक, बड़े बड़े नाम है इसके पीछे। बिल्कुल दिग्गज थे अपने फील्ड के। तो इसका जो बेसिक फंडा है वो बड़ा सीधा सा है, जैसा मुझे समझ आया कि भाई बाजार आपको उस रिस्क के लिए कोई एक्स्ट्रा इनाम नहीं देगा जिसे आप खुद ही कम कर सकते हो। सही बात है। मतलब अगर आप अपना पैसा अलग अलग शेयरों में लगा दो, डाइवर्सिफाई कर दो, तो किसी एक कंपनी के डूबने का खतरा तो कम हो गया ना। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो स्पेसिफिक कंपनी से जुड़ा है। हाँ, तो बाजार क्यों उसके लिए आपको ज्यादा रिटर्न देगा? ये कैपीएम का तर्क है। बिल्कुल, कैपीएम कहता है कि भाई इनाम अगर मिलेगा तो उस जोखिम का मिलेगा जिससे आप बच नहीं सकते, जो पूरे बाजार को हिलाता है, जैसे कोई बड़ी मंदी आ गई या इंटरेस्ट रेट एकदम से बदल गए। अच्छा, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क। और इसी को नापने के लिए बीटा है। एग्जैक्टली, बीटा जो है वो इसी सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क का एक न्यूमेरिकल माप है, एक नंबर है। एक तरह का थर्मोमीटर जैसा। हाँ, कह सकती हैं। पूरे बाजार का बीटा 1 मान लिया जाता है। अब अगर किसी शेयर का बीटा मान लीजिए 2 है, तो थियोरी ये कहती है कि वो बाजार के मुकाबले दोगुना ऊपर नीचे होगा। अच्छा, बाजार 10% ऊपर तो वो शेयर 20%, और अगर बीटा 0.5 है तो आधा। समझ गया। तो CAPM का आइडिया था कि ज्यादा बीटा लो मतलब ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क लो, तो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करो। हाँ, यही कोर आइडिया था। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, 70s में तो बीटा का एकदम जादू चल गया था। मतलब द बीटा कल्ट जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बिल्कुल। एक दौर था जब लगता था कि बस हाई बीटा स्टॉक पकड़ लो और रिटर्न की गारंटी। मतलब सीक्रेट सॉस मिल गया जैसे। कुछ वैसा ही माहौल था, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। अच्छा, यूजीन फार्मा और केनेथ फ्रेंच, इनका नाम सुना होगा आपने, नोबेल विजेता हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 1963 से 1990 तक का अमेरिकी स्टॉक मार्केट का डेटा लिया बहुत सारा डेटा। और उसको निचोड़ा, देखा कि क्या सच में बीटा और रिटर्न का कोई गहरा रिश्ता है। और क्या निकला? निकला ये कि रिश्ता बहुत कमजोर था, लगभग न के बराबर। क्या बात करिए, न के बराबर? हाँ, उनके एनालिसिस में यही सामने आया। हाई बीटा स्टॉक्स ने लो बीटा स्टॉक्स से कोई बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं किया था उस पीरियड में। अरे बाप रे, ये तो मतलब पूरी थ्योरी हिल गई। बिल्कुल, इसीलिए फिर वो लेख छपे, जैसा आपने कहा, द डेथ ऑफ बीटा, बीटा की मौत। तो फिर क्या बीटा एकदम बेकार हो गया? मतलब इतने साल जो इस पे काम हुआ सब व्यर्थ? शायद बेकार कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि बीटा आज भी हमें ये तो बताता ही है कि कोई स्टॉक बाजार के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। हाँ, वो तो है। दूसरी और ये ज्यादा जरूरी बात है कि बीटा को सही नापना ही बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि बाजार क्या है? क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट, या उसमें बॉन्ड्स भी आएंगे, रियल एस्टेट, ह्यूमन कैपिटल, मतलब हमारी कमाने की क्षमता, ये सब भी तो एसेट हैं। हाँ, बात तो सही है। और कुछ स्टडीज ये कहती भी हैं, जैसा स्रोतों में इशारा है, कि अगर आप बाजार की परिभाषा को बहुत फैला दें तो शायद बीटा और रिटर्न का लिंक थोड़ा मजबूत दिखे। ओके, तो मतलब प्रॉब्लम शायद बीटा में उतनी नहीं जितनी बाजार को डिफाइन करने में है। ये एक पहलू है, बिल्कुल। दूसरा पहलू स्टीफन रॉस की आर्बिट्राइज प्राइसिंग थ्योरी APT से आता है। वो कहते हैं कि शायद सिस्टमैटिक रिस्क का सोर्स सिर्फ एक मार्केट फैक्टर नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स का अपना एक अलग रिस्क फैक्टर हो, इन्फ्लेशन का अपना हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अपना हो, और इन सब के अपने अपने बीटा हो। ओ, मतलब एक बीटा नहीं, कई सारे बीटा। हाँ, एक तरह से ये मल्टी फैक्टर मॉडल कहलाता है। और फार्मा फ्रेंच ने भी तो बाद में कुछ और फैक्टर जोड़े थे बीटा के अलावा। हाँ, बिल्कुल, उनका मशहूर 3 फैक्टर मॉडल।
उन्होंने कहा बीटा तो है ही, लेकिन उसके अलावा 2 और चीजें रिटर्न को एक्सप्लेन करती हैं। एक है कंपनी का साइज। छोटी कंपनियां औसतन बड़ी कंपनियों से ज्यादा रिटर्न देती हैं। अच्छा। और दूसरा है वैल्यू, मतलब जिन कंपनियों का मार्केट प्राइस उनकी बुक वैल्यू के मुकाबले कम है, जिन्हें वैल्यू स्टॉक कहते हैं, वो ग्रोथ स्टॉक से ज्यादा रिटर्न देते हैं। साइज और वैल्यू। और बात यही नहीं रुकी। बाद में कुछ लोगों ने मोमेंटम फैक्टर जोड़ा कि जो स्टॉक हाल में अच्छा कर रहे हैं वो आगे भी करते हैं कुछ समय तक। लिक्विडिटी को भी फैक्टर माना गया। बाप रे, तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ, लेकिन ये सब कोशिशें हैं रिस्क को और बेहतर समझने की, कि रिटर्न आखिर आ कहां से रहा है, कौन सा रिस्क उठाने का इनाम मिल रहा है। तो फिर इन सब बातों का सारे स्रोतों का निचोड़ क्या माने? एक आम निवेशक के लिए क्या टेक अवे है? देखिए, निचोड़ ये है कि निवेश में रिटर्न कमाने के लिए रिस्क तो उठाना पड़ता है, ये फंडामेंटल है। CAPM और बीटा इसे समझने की एक पहली और जरूरी कोशिश थी, क्लासिक मॉडल है। लेकिन शायद अकेला काफी नहीं है। बिल्कुल, वो पूरी कहानी नहीं बताते। और जैसा डेटा ने दिखाया, शायद अकेले बीटा पर भरोसा करना ठीक नहीं है। जोखिम जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, कई फैक्टर्स हैं। फार्मा फ्रेंच, APT जैसे मॉडल इसी कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कोई एक जादू की छड़ी या फॉर्मूला नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन इन सारे मॉडल्स और थ्योरीज को समझना जरूरी है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि हम किस किस तरह के जोखिम ले रहे हैं और उनके लिए क्या इनाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। सही बात है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इसी चर्चा से निकल रहा है। अगर ये बात सही है, जैसा फार्मा फ्रेंच का काम दिखाता है, कि लंबे समय में हाई बीटा और हाई रिटर्न का वो सीधा रिश्ता नहीं है जो CAPM ने बताया था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो कम बीटा वाले स्टॉक हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कम उठापटक के साथ, मतलब कम वोलेटिलिटी के साथ, लगभग वैसा ही रिटर्न दे दें जैसा शायद ज्यादा बीटा वाले स्टॉक देते? इस पर सोचेगा जरूर, शायद निवेश को देखने का एक नया नजरिया मिले। पारंपरिक वित्त ये कहता है कि निवेशक एकदम तर्कसंगत मशीनें हैं, हमेशा अपने फायदे के लिए काम करते हैं। पर क्या असलियत में ऐसा होता है? शायद नहीं। आज हम व्यवहारिक वित्त की दुनिया में झांक रहे हैं। ये फील्ड मानता है कि हमारे फैसले अक्सर भावनाओं और सोच के भटकाव से प्रभावित होते हैं। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं। तो हमारा मकसद है इन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना और देखना कि भाई निवेश पर इनका क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो पारंपरिक सिद्धांत वो तो यही मानते हैं कि निवेशक तर्कसंगत है और बाजार हमेशा सही कीमत दिखाता है, मतलब एकदम कुशल है। पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे डैनियल कैनेमन और एमस ट्वेरेस्की, इस सोच को सीधी चुनौती दी। हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात है, कैनेमन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि वो मनोवैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री नहीं। सही बात है। और ये सिर्फ कुछ लोगों के कभी कभार अतार्किक होने की बात नहीं है। जैसा आपने कहा, व्यवहारिक वित्त कहता है कि हम सब लगातार और एक जैसे तरीकों से तर्कसंगतता से भटकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से। हाँ, और ये गलतियां कटने के बजाय अक्सर जुड़ जाती हैं, मतलब वो कैंसल आउट नहीं होती। और जो पारंपरिक सोच है ना कि स्मार्ट मनी या आर्बिट्रेजर्स, हाँ, वो जो प्रोफेशनल निवेशक होते हैं, बिल्कुल, कि वो बाजार की हर गलती सुधार देंगे। व्यावहारिक वित्त उसे भी चुनौती देता है, कहता है कि आर्बिट्राज की अपनी सीमाएं हैं, वो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। तो चलिए कुछ मुख्य भटकाओं या झुकाओं, बायसेस को देखते हैं। पहला है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब हम अक्सर अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं, जैसे ड्राइविंग हो या फिर निवेश। हाँ, हर कोई सोचता है वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर है। बिल्कुल। और कुछ निवेशक तो सोचते हैं कि वो बाजार का रुख भांप सकते हैं, डो जोन्स का अंदाजा लगा लेंगे। अध्ययन तो ये भी दिखाते हैं कि वित्तीय मामलों में पुरुष महिलाओं से ज्यादा अति आत्मविश्वासी होते हैं। ये दिलचस्प पैटर्न है। और ये अति आत्मविश्वास अक्सर भारी पड़ता है। बार्बर और ओडीन का एक मशहूर अध्ययन दिखाता है कि इसके चलते निवेशक जरूरत से ज्यादा खरीद फरोख्त करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग। और उससे क्या होता है? रिटर्न घट जाता है, जाहिर है, कॉस्ट बढ़ जाती है। यही नहीं, ग्रोथ स्टॉक्स की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। क्यों? क्योंकि निवेशक कंपनी के भविष्य के तरक्की को लेकर हद से ज्यादा आशावादी हो जाते हैं।
ओवर ऑप्टिमिस्टिक। समझ गए। और फिर है वो भेड़ चाल, झुंड मानसिकता हर्डिंग, अरे हाँ, ये तो बहुत आम है। खासकर जब बाजार में तेजी या डर का माहौल हो, जैसे इंटरनेट बबल के टाइम हुआ था। निवेशक अक्सर भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। बिल्कुल। ऐश का वो मशहूर रेखा प्रयोग है ना, वो दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव हमारे फैसले बदल सकता है, भले ही हमें पता हो कि भीड़ गलत है। हाँ, वो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। और ये सिर्फ आम निवेशों के साथ नहीं होता। यहाँ तक कि फंड मैनेजर्स भी अक्सर एक जैसे स्टॉक्स में ही निवेश करते पाए जाते हैं। सेफ महसूस करते हैं शायद। अच्छा, हाँ, और इसका नतीजा होता है खराब टाइमिंग। बहुत खराब। खराब टाइमिंग मतलब निवेशक अक्सर तब खरीदते हैं जब बाजार शिखर पर होता है, जब सब खरीद रहे होते हैं, और बेचते कब है? और तब बेचते हैं जब बाजार गिर चुका होता है, डर के मारे, जैसे 2002 में हुआ या 2008 में हुआ। ओह, डालबा स्टडी का एक अनुमान है कि औसत निवेशक का रिटर्न बाजार के रिटर्न से करीब 5% सालाना कम रह जाता है, सिर्फ इस टाइमिंग की गलती की वजह से। 5%, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और वो हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड्स के पीछे भी भागते हैं। इसे सिलेक्शन पेनल्टी कहते हैं, मतलब गलत फंड चुनने की सजा। वाह। और एक और शक्तिशाली झुकाव है नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन। ये बहुत मजबूत है। कनेमन और टुवेर्स्की की प्रोस्पेक्ट थ्योरी वो बताती है कि नुकसान का दर्द उतने ही बड़े फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? करीब 2.5 गुना। 2.5 गुना? हाँ, यानी $100 खोने का डर इतना होता है कि उसे झेलने के लिए $250 जीतने का लालच चाहिए होता है। अविश्वसनीय है ना? इसी वजह से निवेशक क्या करते हैं? वो घाटे वाले निवेश को बेचने से हिचकते हैं। हाँ, पकड़े रहते हैं उसको। बिल्कुल। इसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। हाँ। और फायदे वाले निवेश को उसको जल्दी बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये तो उल्टा लगता है। है ही। और फिर फ्रेमिंग का भी असर होता है, मतलब विकल्पों को कैसे पेश किया जाता है। जैसे वो एशियाई बीमारी वाला प्रयोग याद है? जब विकल्प को जान बचाने के तौर पे पेश किया गया तो लोगों ने अलग चुना, और जब मौतों के तौर पर तो अलग, जबकि नतीजा एक ही था। हाँ, याद आया। यही कारण है कि लोग 401 के जैसी बचत योजनाओं में पैसा डालने से कतराते हैं, क्योंकि वो उसे मौजूदा आमदनी के नुकसान की तरह देखते हैं। अभी कम मिलेगा। सही बात है। इसीलिए तो ऑप्ट आउट जैसी स्कीमें काम करती हैं, जिसमें आप अपने आप इनरोल हो जाते हैं जब तक आप मना ना करें। अच्छा। या फिर सेव मोर टुमारो, जिसमें आपकी भविष्य की वेतन वृद्धि का एक हिस्सा अपने आप बचत में चला जाता है। ये इन झुकावों का फायदा उठाकर बचत को प्रोत्साहित करती हैं। तो अगर इतने सारे निवेशक इस तरह के व्यवहारिक झुकाव दिखाते हैं, तो फिर वो आर्बिट्रेजर्स कहाँ हैं? वो स्मार्ट निवेशक, वो इन गलत कीमतों को ठीक क्यों नहीं कर देते? आपने शुरू में कहा था कि आर्बिट्रेज की सीमाएं हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर्बिट्राज सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। असल में ये जोखिम भरा है। जोखिम भरा क्यों? हो सकता है जिस स्टॉक की कीमत आपको गलत लग रही है वो और ज्यादा गलत हो जाए, नीचे चली जाए। ओह। या जिस सही कीमत वाले स्टॉक को आपने हेज करने के लिए खरीदा, उसके बारे में कोई बुरी खबर आ जाए। एक मशहूर कहावत है कि बाजार अतार्किक रह सकता है उससे ज्यादा समय तक जितने समय तक आप दिवालिया हुए बना टिक सकते हैं। LTCM याद है? एक बहुत बड़ा हेज फंड जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता चलाते थे, वो इसी वजह से लगभग डूब गया था। हाँ, सुना है। और कभी-कभी तो तकनीकी कारण होते हैं, जैसे रॉयल डच और शेल का मामला था। 2 लगभग समान कंपनियां, उनके शेयर्स साफ तौर पे गलत कीमत पर थे, लेकिन शॉर्ट सेलिंग वगैरह की मुश्किलों के कारण आर्बिट्रेजर्स गलती सुधार ही नहीं पाए। समझ गए। तो हम जैसे आम निवेशकों के लिए इससे क्या सबक मिलता है? क्या करें हम? अच्छा सवाल है। शायद पहला कदम तो अपनी इन कमजोरियों को पहचानना है। जैसा किसी ने कहा था ना, हमने दुश्मन से मुलाकात की और वो हम ही हैं। बिल्कुल सही। सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है। और शायद झुंड से बचना जरूरी है। जो चीज बहुत ज्यादा चर्चा में हो, हॉट हो, वो अक्सर खतरनाक हो सकती है। सही बात है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग से बचें। क्यों? जैसा हमने कहा, ये लागत बढ़ाता है और रिटर्न घटाता है। अगर बेचना ही है तो टैक्स बचाने के लिए घाटे वाले स्टॉक्स को बेचने पर विचार करें, ना कि फायदे वालों को जल्दी जल्दी बेच दें। और हाँ, IPO, हॉट टिप्स, गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं से सावधान रहें। बर्नी मैडॉफ। बिल्कुल, बर्नी मैडॉफ की धोखाधड़ी याद रखनी चाहिए। लगातार मिलने वाला मामूली लेकिन एकदम स्थिर रिटर्न भी शक पैदा करने के लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि वो सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा लगता है। टू गुड टू बी ट्रू। तो सार यही निकलता है
कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हमारा मनोविज्ञान, हमारी भावनाएं, हमारी सोच के तरीके, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एकदम। और इन झुकावों को समझना ही शायद निवेश में होने वाली बड़ी मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, इंसान की इन गहरी व्यवहारिक प्रवृत्तियों और आर्बिट्रेज की जो सीमाएं हमने देखी, उनको देखते हुए क्या बाजार कभी सच में उस तरह कुशल हो सकते हैं जैसा पारंपरिक सिद्धांत मानते हैं? या वे हमेशा मानव मनोविज्ञान के उतार चढ़ाव से ही प्रभावित होते रहेंगे? तो आज ना बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जिसे अक्सर लोग उतना भाव नहीं देते। हाँ बिल्कुल, खासकर जब बात हो बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की। सही। हमारे पास एक किताब के कुछ हिस्से हैं जो इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई आपने बढ़िया चीज बना ली, ठीक है, पर उसे बेचना कैसे है, लोगों तक पहुंचाना कैसे है, ये रणनीति मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितनी जरूरी है। और सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर तो ये और भी दिखता है, जहां सारा फोकस टेक्नोलॉजी पर रहता है। तो आज का मकसद बस यही समझना है कि सिर्फ बना लेना काफी क्यों नहीं है, और ये बेचने की कला, ये सेल्स आखिर इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। किताब में एक बड़ा मजेदार किस्सा है, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का। अच्छा। हाँ, तो जब इंसानों को अपना ग्रह खाली करना पड़ा ना, तो जितने भी सेल्स वाले थे, कंसल्टेंट थे, उनको बाकी लोगों ने बेकार समझा और उन्हें एक अलग बी शिप में डालकर पहले रवाना कर दिया। और मजे की बात क्या हुई? क्या? वही जहाज वापस पृथ्वी पर उतरा। तो ये दिखाता है कि सेल्स को कितना कम करके आंका जाता है। हाँ, ये तो कमाल का उदाहरण है। और ये वो फील्ड ऑफ ड्रीम्स वाली सोच है ना, बनाओ और लोग खुद आएंगे। ये टेक वर्ल्ड में इंजीनियर्स के बीच बहुत आम है। वो सोचते हैं हम शानदार चीज बना रहे हैं, बस बिक तो जाएगी ही। हाँ, बिक जाएगी, लेकिन ग्राहक बनाने से नहीं आते, उन्हें लाना पड़ता है। और ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी करना पड़े, उसकी अहमियत अक्सर समझी नहीं जाती। और यहाँ एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी है। अमेरिका में विज्ञापन पर सोचिए, साल का करीब $150 बिलियन खर्च होता है। लेकिन बिक्री यानी सेल्स इंडस्ट्री पता है कितनी बड़ी है? कितनी? इससे 3 गुना, $450 बिलियन। और इसमें 32 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। मतलब विज्ञापन से कहीं ज्यादा। बाप रे, 3 गुना। ये सच में चौंकाने वाला है। और देखिए ना, इंजीनियर्स या जो नर्ड्स होते हैं, वो अक्सर सेल्स और मार्केटिंग को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है ये सब सतही है, लॉजिकल नहीं है। हाँ, शायद क्योंकि इंजीनियरिंग में तो सीधा है, या तो चीज काम करती या नहीं करती। बिल्कुल, एकदम बाइनरी। लेकिन सेल्स अलग चीज है। ये असलियत बदले बिना चीजों को बाहर से कैसे पेश किया जाए, उसका एक सोचा समझा तरीका है। और सबसे मजेदार बात, अच्छी सेल्स अक्सर दिखती ही नहीं। सही कहा। किताब कहती है कि सारे सेल्समैन एक तरह से एक्टर होते हैं। उनका पहला काम होता है यकीन दिलाना, ईमानदारी बाद में। हम लोग तो बस उन सेल्समैन से चिढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जबरदस्ती करते हैं। हाँ, जो भद्दे तरीके से बेचते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बेहतरीन सेल्समैन होते हैं ना, उनकी कला तो छुपी होती है। जैसे वो टॉम सॉयर वाला किस्सा है ना। हाँ, याद है। सिर्फ बिजनेस की नहीं है, यही बेचने की काबिलियत ना हर फील्ड में कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है। अच्छा, जैसे? चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बड़ी लॉ फर्म्स हो, या फिर यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक दुनिया में भी नए आइडिया सिर्फ इसलिए नहीं चलते कि वो कितने अच्छे हैं, उन्हें भी बेचना पड़ता है। हाँ, उन्हें भी सही ढंग से पेश करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। बिक्री एक तरह से पर्दे के पीछे से दुनिया चला रही है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक जरूरी प्रिंसिपल पर बात करते हैं, CLV और CAC वाला फंडा। हाँ, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब सीधा सा हिसाब है कि एक ग्राहक से आप उसकी पूरी लाइफ में जितना कमाएंगे, CLV, वो उसे पाने में लगी लागत CAC से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ग्राहक लाने में ही ज्यादा खर्च हो गया तो फायदा क्या? और इसी से तय होता है कि प्रोडक्ट महंगा है तो शायद आप सेल्स पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। सही। और किताब इसी आधार पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन तरीके बताती है। मतलब हर चीज एक ही डंडे से नहीं आंकी जा सकती। एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कोई बहुत महंगा सौदा है, लाखों करोड़ों का। हाँ, तो उसके लिए होता है कॉम्प्लेक्स सेल्स, यानी जटिल बिक्री, जैसे स्पेसएक्स का नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। इसमें बहुत पर्सनल अटेंशन चाहिए, रिश्ते बनाने पड़ते हैं, और अक्सर तो कंपनी का CEO खुद इन्वॉल्व होता है। इसमें ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है, शायद साल में 50-100%, पर स्थिर रहती है। ठीक है, ये तो हो गए बड़े सौदे।
और अगर सौदा थोड़ा छोटा हो, मान लीजिए $10,000 से $1,00,000 के बीच? उसके लिए है पर्सनल सेल्स, मतलब व्यक्तिगत बिक्री। यहाँ एक सेल्स टीम होती है जो प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक ले जाती है, जैसे बॉक्स या ज़ोगडॉग जैसी कंपनियां। ज़ोगडॉग जो डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट वाला है। हाँ वही, उन्होंने डॉक्टरों को जोड़कर एक नेटवर्क इफेक्ट बनाया। जितने ज्यादा डॉक्टर्स उतनी अच्छी सर्विस। समझ गया। और अगर प्रोडक्ट आम जनता के लिए है, सस्ता है, जैसे साबुन या चश्मे? तब आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे पीएनजी या वॉबी पाकर करते हैं। लेकिन यहाँ छोटे स्टार्टअप्स को थोड़ा सावधान रहना होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास विज्ञापन के लिए बहुत पैसा होता है। उनसे सीधा मुकाबला करना मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। वो पेपैल के स्कॉटी विज्ञापन का जिक्र है ना किताब में? हाँ, वो फेल हो गया था। हाँ, शायद गलत ऑडियंस थी या मैसेज क्लियर नहीं था। तो बड़े बजट से टक्कर लेना ठीक नहीं। तो फिर क्या बिना बाहरी विज्ञापन खर्च के तेजी से बढ़ने का कोई तरीका है? आजकल तो सब वायरल की बात करते हैं। बिल्कुल, वही है चौथा तरीका, वायरल मार्केटिंग। ये तब काम करता है जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही ऐसा हो कि लोग खुद अपने दोस्तों को बुलाएं। जैसे फेसबुक या पेपैल। हाँ, पेपैल का तो क्लासिक केस है। उन्होंने साइन अप और रेफरल के लिए शुरू में पैसे दिए थे और उससे उन्हें रोजाना 7% की ग्रोथ मिली। सोचिए। बाप रे, 7% रोजाना? हाँ, लेकिन यहाँ जरूरी है कि आप सही शुरुआती लोगों को टारगेट करें, जैसे पेपैल ने ईबे के बड़े सेलर्स को पकड़ा था। अच्छा, किताब में एक और जबरदस्त आइडिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का पावर लॉ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी सेल्स के तरीके हैं ना, उनमें से शायद सिर्फ एक ही होगा जो असल में कमाल के नतीजे देगा, बाकियों से बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और आइडिया ये है कि आप 10 चीजों पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करने के बजाय उस एक चैनल को ढूंढकर उस पर पूरी ताकत लगा दें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर कंपनियां बुरे प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि बुरी सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फेल होती हैं। सही। और एक बात और याद रखनी चाहिए, कंपनियां सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती। अच्छा, और क्या बेचती हैं? उन्हें अपनी कंपनी को भी बेचना पड़ता है, अच्छे कर्मचारियों को, इन्वेस्टर्स को, या तक कि मीडिया को भी। हाँ, ये सोचना कि हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, लोग खुद आएंगे या इन्वेस्टर लाइन लगा देंगे, ये बस एक वहम है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, रिक्रूटमेंट की, पिचिंग की। मीडिया को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छी कवरेज से अच्छे लोग और पैसा दोनों आते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही है कि भाई, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और उन्हें अक्सर कम आंका जाता है। बिल्कुल। हमें लगता है कि सेल्स हम पर काम नहीं करती, पर सच ये है कि ये हर जगह है और ये जरूरी है। हाँ, जैसा कि किताब आखिर में कहती है, अपने आसपास देखिए, अगर आपको कोई सेल्स पर्सन नहीं दिख रहा तो आप ही सेल्स पर्सन हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में या अपने काम में जाने अनजाने में आप असल में क्या और किसे बेच रहे हैं? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। इंसान और मशीन का भविष्य क्या है? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है कि क्या तकनीक हमारी नौकरियां छीन लेगी? बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर काफी दिलचस्प नजरिए पेश करते हैं। हाँ, जैसे एक बात ये निकल कर आती है कि सोचिए, आज जो स्मार्टफोन हमारी जेब में है, हाँ, उसमें अपोलो मून मिशन के सारे कंप्यूटरों की कुल मिलाकर जितनी शक्ति थी, उससे हजारों गुना ज्यादा है। अरे बाप रे, कमाल है। और ये तो बस शुरुआत है। IBM का डीप ब्लू याद है? हाँ, उसने गैरी कास्पारोव जैसे शतरंज के महारथी को हराया। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। फिर वॉटसन आया, जिसने जेपर्डी जैसा मुश्किल क्विज शो जीत लिया। और अब तो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारें भी सड़कों पर दिखने लगी हैं। तो ये सब देखकर मतलब चिंता तो होती है कि अगले मान लीजिए 30 सालों में क्या इंसानों के पास करने को कुछ बचेगा भी? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। और ऊपर से जब मार्क एंड्रीसन जैसे जो इतने बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर दुनिया को खा रहा है। हाँ, या फिर एंडी केसलर जैसे लोग ये मानते हैं कि भाई उत्पादकता बढ़ानी है तो लोगों से छुटकारा पाओ। हाँ। तो ये बातें तो डराती हैं। हाँ, ये सुनने में तो काफी निराशाजनक लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे स्रोत एक दूसरी ही कहानी बयां करते हैं। अच्छा, क्या कहानी है वो?
उनका मुख्य तर्क ये है कि कंप्यूटर असल में इंसानों के प्रतिस्थापन नहीं है, मतलब वो हमारी जगह नहीं ले रहे हैं, वो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्स। पूरक मतलब वो हमारे काम को बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। भविष्य के जो सबसे सफल बिजनेस होंगे ना, वो इसी सोच पर आधारित होंगे कि तकनीक इंसानों को कैसे और ज्यादा काबिल बना सकती है, उन्हें बेकार कैसे नहीं। ये बात वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से कैसे अलग है? क्योंकि वहां तो हमने देखा था जैसे मेक्सिको या चीन से सस्ता लेबर आया। हाँ, और यहाँ नौकरियां गईं, वो तो इंसानों के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। एकदम सही। तकनीक का मामला इससे आप कह सकते हैं बुनियादी तौर पर अलग है। देखिए, कंप्यूटर और इंसान, हम लोग बिल्कुल अलग अलग चीजों में अच्छे हैं। जैसे हम इंसान इरादे रखते हैं, है ना, हम योजना बनाते हैं, मुश्किल हालात में जहां सारी जानकारी ना भी हो वहां भी फैसले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स निर्णय। हाँ, सही है। कंप्यूटर वो विशाल मात्रा में डेटा को सेकंडों में प्रोसेस कर सकते हैं, पैटर्न ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो जो कॉमन सेंस वाली बात है, सामान्य फैसले लेना, उसमें वो अभी भी स्ट्रगल करते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है गूगल का सुपर कंप्यूटर। उसने करीब 1 करोड़ यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल देखे, 10 मिलियन। हाँ, तब जाकर वो 75% सटीकता से ये पहचान पाया कि वीडियो में बिल्ली है या नहीं। अच्छा। और एक बच्चा, एक 4 साल का बच्चा ये काम चुटकियों में कर लेता है, और शायद ज्यादा भरोसे के साथ। तो यही वो फर्क है जो आप कह रहे थे, पूरकता वाला। बिल्कुल बिल्कुल। यही पूरकता है। कंप्यूटर हमसे खाने या रहने की जगह के लिए तो लड़ नहीं रहे ना। नहीं, वो तो नहीं। वो हमारे औजार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं है। और इस नजरिए से देखें तो तकनीक शायद हमें उस सीधी वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचा भी सकती है। ये इंसान और मशीन की जुगलबंदी का कोई ठोस उदाहरण है क्या बिजनेस में? अरे हाँ, बिल्कुल। पेपैल का किस्सा लीजिए, उनके शुरुआती दिनों का, साल 2000 के आसपास की बात है। अच्छा, पेपैल। हाँ। वो क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से बहुत परेशान थे। हर महीने लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। बाप रे। उन्होंने पहले सिर्फ कंप्यूटर वाले सिस्टम आजमाए, ऑटोमेटेड, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोग बहुत चालाक थे, वो तरीके बदलते रहते थे। तो फिर हल कैसे निकला? हल निकला एक हाइब्रिड सिस्टम से, मिला जुला। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां कंप्यूटर अपने एल्गोरिदम से शक वाले लेन देन को फ्लैग करते थे। ओके। और फिर असली इंसान यानी ऑपरेटर उस मामले को देखते थे और आखिरी फैसला लेते थे कि ये फ्रॉड है या नहीं। अच्छा, इंसान और मशीन साथ साथ। हाँ, और मजे की बात, उन्होंने सिस्टम का नाम रखा था ईगोर। ईगोर। हाँ। और इसी ईगोर सिस्टम ने, इसी इंसान मशीन के तालमेल ने पेपाल को वापस मुनाफे में लाने में बड़ी मदद की। वाह। तो ये सिद्धांत सिर्फ फ्रॉड डिटेक्शन में ही नहीं चला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी सोच पर तो पैलेंटियर जैसी कंपनियां खड़ी हुई। वो क्या करती हैं? वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है जो इंटेलिजेंस एनालिस्ट या फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर की मदद करता है। कैसे? वो सॉफ्टवेयर भारी मात्रा में डेटा छानकर पैटर्न दिखाता है, संदिग्ध कनेक्शन उजागर करता है, जिससे मानव विश्लेषक सही दिशा में जांच कर सकें। आतंकवाद हो या बड़ा वित्तीय घोटाला, यहां भी तकनीक ने इंसान की जगह नहीं ली, बल्कि उसकी ताकत बढ़ा दी। लिंक्डइन भी तो कुछ ऐसा ही करता है, उसने रिक्रूटर्स को खत्म तो नहीं किया? एकदम सही कहा। लिंक्डइन ने रिक्रूटर्स को बेकार नहीं किया, बल्कि उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब वो कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं बेहतर तरीके से सही उम्मीदवारों को ढूंढ सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो शब्द बहुत सुनने में आते हैं, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इनसे तो यही लगता है कि बस अब मशीनें ही सब कर लेंगी। हाँ, ये शब्द आजकल बहुत चलन में है, और इनसे अक्सर ये इंप्रेशन जाता है कि मशीनें इंसानों की जगह लेने वाली हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ डेटा में पैटर्न ढूंढ लेना काफी नहीं है। मतलब ये कि उन पैटर्न का असली मतलब क्या है, उनसे क्या एक्शन लेना चाहिए, ये समझने के लिए इसके लिए मानवीय समझ, मानवीय विश्लेषण बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ तकनीक के ग्लैमर में नहीं खोना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर क्या कर सकती है। ये पूरकता की शक्ति है। और ये जो स्ट्रॉन्ग एआई की बात होती है, मतलब ऐसी एआई जो इंसानों की तरह सोच सके या उनसे भी बेहतर, उसका क्या, वो डर कितना वास्तविक है? स्रोतों के अनुसार वो अभी काफी दूर की बात लगती है। शायद अगली सदी में हो या शायद न भी हो। आज के लिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम मौजूदा कंप्यूटरों का इस्तेमाल कैसे करें। कैसे करें? ऐसे करें कि इंसान और ज्यादा सक्षम बने। मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब लब्बो-लुआब ये है कि भविष्य उन कंपनियों का है, उन लोगों का है जो ये पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर इंसानों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बजाय इसके कि
कौन सी समस्याएं अकेले कंप्यूटर हल कर सकते हैं। सही बात। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल वो चीज़ें करने के लिए करें जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो इंसान और मशीन मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास वित्त से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं। हम इनमें शेयर और बॉन्ड बाजार के जो रिटर्न्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे। जी। हमारा मकसद है निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के पीछे की जो कहानी है उसे सरल शब्दों में समझना, खासतौर पर लंबी अवधि के नजरिए से। बिल्कुल। चलिए इसे करीब से समझते हैं। शेयरों से शुरुआत करते हैं। लंबी अवधि में शेयरों से रिटर्न कैसे बनता है, मतलब क्या मुख्य बातें हैं? हाँ, तो देखिए, मुख्य रूप से दो चीजें मायने रखती हैं। एक तो ये कि जब आप शेयर खरीद रहे हैं उस समय आपको डिविडेंड यील्ड कितना मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यानी कंपनी मुनाफे का कितना हिस्सा शेयर धारकों को दे रही है। सही कहा। और दूसरी चीज ये है कि भविष्य में उस कंपनी की आय और उसके डिविडेंड में कितनी बढ़ोतरी होगी, मतलब ग्रोथ रेट क्या रहेगा। अच्छा। तो इसे एक सरल समीकरण की तरह देख सकते हैं। कुल रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। क्या ये वाकई काम करता है? मतलब इतिहास में ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल, काफी हद तक। जैसे अगर हम एक लंबा दौर देखें, मान लीजिए 1926 से 2013 तक अमेरिका में, जी। तो शेयरों का औसत रिटर्न लगभग 10% सालाना रहा। 10%, ठीक है। और इसमें करीब करीब 5% डिविडेंड यील्ड से आया और बाकी का जो 5% था वो आय और लाभांश की ग्रोथ से आया। तो ये समीकरण फिट बैठता है। लेकिन बाजार तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना, उसमें तो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। छोटी अवधि में या जब बहुत उथल पुथल हो तब क्या होता है। बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर एक तीसरी चीज बहुत अहम हो जाती है, वो है मूल्यांकन या वैल्यूएशन में बदलाव। वैल्यूएशन, आप पी रेशियो की बात कर रहे हैं। हाँ, प्राइस अर्निंग्स पीई अनुपात, मतलब निवेशक कमाई के हर रुपए के लिए कितनी कीमत देने को तैयार हैं जब बाजार में खूब आशावाद होता है। जैसे साल 2000 में वो .com वाला टाइम। बिल्कुल, तब पीई बहुत बढ़ जाता है। लोग भविष्य की कमाई के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाने लगते हैं। और जब डर का माहौल हो, जैसे शायद 80 के दशक की शुरुआत में, हाँ, तब पीई गिर जाता है। निवेशक कम कीमत देना चाहते हैं। ब्याज दरें भी इस पर असर डालती हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं तो बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश कम आकर्षक लगते हैं। हाँ, फिर पैसा शेयरों में आता है। सही। और उससे पीई बढ़ सकता है। और आजकल तो कंपनियां डिविडेंड के अलावा शेयर बायबैक भी खूब करती हैं। हाँ, शेयर बायबैक, अपने ही शेयर वापस खरीदना। जी, इससे बाजार में शेयर कम हो जाते हैं तो प्रति शेयर ईपीएस बढ़ जाती है, जो कीमत को सहारा दे सकता है। अच्छा, तो शेयरों के लिए हो गया यील्ड, ग्रोथ और पीई, यानी बाजार का मूड। बॉन्ड का मामला क्या इससे सरल है? अगर आप बॉन्ड खरीद कर उसकी मैच्योरिटी तक रखते हैं तो हाँ, ये काफी सीधा है। अच्छा। आपको लगभग वही रिटर्न मिलता है जो खरीदते समय उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी YTM होती है, मतलब परिपक्वता पर कुल अनुमानित रिटर्न, बशर्ते हाँ जारी करने वाला डिफॉल्ट ना करे। ब्याज दरों का रिश्ता उल्टा होता है। उल्टा या। मतलब? सोचिए, आपने 5% यील्ड वाला बॉन्ड खरीदा, ठीक। बाद में बाजार में ब्याज दरें बढ़कर 7% हो गई। अब नए बॉन्ड 7% पर मिल रहे हैं। तो मेरे पुराने 5% वाले बॉन्ड को कौन खरीदेगा या कम कीमत पर खरीदेगा? बिल्कुल, उसकी बाजार कीमत गिर जाएगी। समझ गए। और महंगाई, इन्फ्लेशन का क्या असर होता है? सुना है वो बॉन्ड की दुश्मन है। हाँ, काफी हद तक। दो तरह से। पहली बात तो सीधी है, महंगाई आपके रिटर्न की असली कीमत, मतलब खरीदने की ताकत को कम कर देती है। हाँ, 5% रिटर्न और 5% महंगाई, मतलब असल कमाई शून्य। सही बात। और दूसरी, जो शायद ज्यादा अहम है, वो ये कि बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए अक्सर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? ब्याज दरें बढ़ाते हैं। जी। और जैसा हमने अभी देखा, बढ़ती दरें पुराने कम यील्ड वाले बॉन्ड की कीमत गिरा देती हैं, मतलब कैपिटल लॉस, पूंजी का नुकसान। दिलचस्प है। पर एक बात सोच रही थी, सैद्धांतिक रूप से तो शेयरों को महंगाई से बचाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों की संपत्ति, उनकी आय, वो भी तो महंगाई के साथ बढ़नी चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है, पर इतिहास बताता है कि हमेशा इतना सीधा नहीं होता। अच्छा। एक दौर था 1969 से 1981 का। टेक्स्ट में उसे एज ऑफ एंग्स्ट कहा गया है, चिंता का युग। एज ऑफ एंग्स्ट। उस दौरान महंगाई बहुत ज्यादा थी और हैरानी की बात है कि शेयर और बॉन्ड दोनों ने ही बहुत खराब रिटर्न दिया।
ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब अगर महंगाई थी तो कंपनियों की कमाई क्यों नहीं बढ़ी, या फिर शेयरों ने बचाव क्यों नहीं किया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उस दौर में कंपनियों की आय वृद्धि दर मतलब अर्निंग्स ग्रोथ असल में काफी अच्छी थी, करीब 8% सालाना। 8%? वो तो महंगाई दर से भी ज्यादा रही होगी उस समय। हाँ, ज्यादा थी। समस्या कमाई में थी ही नहीं, समस्या थी पीई अनुपात के गिरने में। वैल्यूएशन गिर गया, कमाई बढ़ने के बावजूद। हाँ, उस दौर की जो आर्थिक अस्थिरता थी, वियतनाम युद्ध, तेल संकट, इन सब वजहों से निवेशक इतने डर गए थे अच्छा। कि अच्छी कमाई के बावजूद शेयरों के लिए बहुत कम कीमत देने को तैयार थे। मतलब वैल्यूएशन इतना गिरा कि उसने अच्छी आय वृद्धि के असर को पूरी तरह खत्म कर दिया। रिटर्न नकारात्मक हो गया। बाप रे, मतलब अच्छी कमाई भी गारंटी नहीं है अगर निवेशक बुरी तरह डरे हुए हों। ये तो फिर 1982 से 2000 वाला जो दौर था, जैसे एज ऑफ एक्सूबरेंस या उत्साह का युग कहा, उससे बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल उल्टा। वो दौर बहुत कम वैल्यूएशन यानी पीई कम था और डिविडेंड यील्ड ज्यादा थी और निराशावाद के साथ शुरू हुआ था। और फिर देखिए क्या हुआ। शेयरों ने 18% सालाना से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया। 18%। 18%? कमाल है। बॉन्ड्स भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 13% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? शेयरों के लिए ये ऊंची शुरुआती यील्ड और गिरती ब्याज दरों के साथ पी अनुपात का बढ़ना था। लोगों का भरोसा लौटा। बॉन्ड के लिए ऊंची शुरुआती यील्ड और ब्याज दरों का लगातार गिरना, वो निवेशकों के लिए एक सुनहरा दौर था वाकई। सही समय पर निवेश और बढ़ते भरोसे का नतीजा। लेकिन इसके फौरन बाद 2000 से 2009 का खोया हुआ दशक आ गया, एज ऑफ डिसएन्चांटमेंट। हाँ, वो दशक अमेरिकी शेयरों के लिए मतलब S&P 500 के लिए औसत रिटर्न नकारात्मक रहा, करीब -6.5% सालाना। -6.5%? पर क्यों? वजह, दशक की शुरुआत हुई थी अत्यधिक आशावाद और बहुत ऊंचे वैल्यूएशंस के साथ। पी 30 के भी पार चला गया था और डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1.2% रह गई थी। बहुत कम यील्ड और बहुत ज्यादा उम्मीद है। हाँ, कमाई की ग्रोथ ठीक ठाक रही, करीब 5.8%, लेकिन वैल्यूएशन यानी पी अनुपात वो बुरी तरह गिरा। उसका रिटर्न पर -13.5% का नकारात्मक असर पड़ा। उस दौरान बॉन्ड ने कुछ राहत दी, पोर्टफोलियो को संभाला। अच्छा, तो इन सारे ऐतिहासिक उदाहरणों से होते हुए अगर हम टेक्स्ट के हिसाब से 2014 के अंत के नजरिए से देखें, तो उस वक्त क्या संकेत मिल रहे थे भविष्य के लिए? हाँ, तो 2014 के अंत में जो टेक्स्ट का विश्लेषण है वो कहता है बॉन्ड यील्ड ऐतिहासिक रूप से बहुत कम स्तर पर थी। जैसे 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर 2% से कुछ ही ज्यादा। 2%? बहुत कम। हाँ। तो ये भविष्य में बहुत मामूली रिटर्न का संकेत था और ये खतरा भी था कि अगर ब्याज दरें बढ़ी, जो बाद में हुआ भी, तो नुकसान हो सकता है। और शेयरों के बारे में? शेयरों के लिए अनुमानित लंबी अवधि का रिटर्न करीब 7% के आसपास आ रहा था। इसमें लगभग 1.9% डिविडेंड यील्ड और अनुमानित 5% ग्रोथ शामिल थी। 7%? ये भी ऐतिहासिक 10% के औसत से तो कम ही है। बिल्कुल। और वजह थी वैल्यूएशन, पी अनुपात और खासकर केप रेशो, जो पिछले 10 साल की औसत महंगाई समायोजित आय पर आधारित होता है। हाँ, शिलर पीई। हाँ, वो उस समय औसत से काफी ऊपर थे। तो ऊंचा वैल्यूएशन भविष्य के कम रिटर्न का संकेत दे रहा था। ऐतिहासिक रूप से तो यही पैटर्न रहा है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि लंबी अवधि में रिटर्न कुछ समझने लायक कारकों पर निर्भर करता है। एक तो आप किस यील्ड पर निवेश शुरू करते हैं, दूसरा आय कितनी बढ़ती है, और तीसरा निवेशकों का मूड यानी वैल्यूएशन कैसे बदलता है। एकदम सही। और छोटी अवधि का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। और शायद सबसे अहम बात ये कि पिछले दशकों जैसे जो असाधारण रिटर्न देखे हैं, उनकी उम्मीद हमेशा नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब आप कम यील्ड और ऊंचे वैल्यूएशन पर निवेश शुरू कर रहे हों। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो टेक्स्ट रेखांकित करता है वो यही है, इतिहास बार बार दिखाता है कि जब आप बहुत ऊंचे शुरुआती वैल्यूएशंस पर शेयर खरीदते हैं, खासकर अगर कैप जैसे लंबी अवधि के मापक ऊंचे हों जी, तो अगर अगले 10 सालों में रिटर्न औसत से कम रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस पर सोचना चाहिए कि मौजूदा बाजार का जो भी वैल्यूएशन है वो रोज के उतार चढ़ाव से परे अगले दशक के लिए हमारी उम्मीदों को कैसे प्रभावित कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कंपनी संस्थापकों की।
अक्सर सुना है कि उनका स्वभाव थोड़ा अजीब या एक्सट्रीम होता है। क्या ये बस कहने की बात है या इसमें कोई सच्चाई है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं संस्थापकों के मनोविज्ञान, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी कहानियों पर फोकस करते हैं, चाहे वो सफल हो या असफल। सही। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की थोड़ी गहराई में जाकर देखेंगे कि ये असाधारण गुण क्यों होते हैं और इनका कंपनी या समाज के लिए क्या मतलब है। बिल्कुल, चलिए समझते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं पेपाल के संस्थापकों से। स्रोतों में लिखा है कि 6 में से 4 ने हाई स्कूल में बम बनाने की कोशिश की थी। हाँ, ये बात काफी चौंकाने वाली है। और उनमें से कई बहुत यंग थे, कुछ तो कम्युनिस्ट देशों से भागकर आए थे। एक ने तो क्रायोनिक्स के लिए साइन अप किया था, मतलब मौत के बाद शरीर को जमा देना। ये सब सुनकर तो नहीं लगता कि ये सामान्य लोग थे। घर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी। हो सकता है जेब में कैश ना हो पर कागजों पर करोड़पति हों। बहुत चार्मिंग हो सकते हैं लेकिन उतने ही अक्खड़ भी। उनका व्यक्तित्व एक सामान्य बेल कर्व जैसा नहीं होता, जहां ज्यादातर लोग बीच में होते हैं। ये एक उल्टे बेल कर्व जैसा है। उल्टे बेल कर्व मतलब ज्यादातर लोग किनारों पर होते हैं। हाँ, मतलब उनमें औसत या सामान्य होने की संभावना कम होती है। उनमें एक्सट्रीम गुण होने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये एक्सट्रीम गुण आते कहाँ से हैं? क्या ये पैदाइशी होते हैं या माहौल उन्हें ऐसा बनाता है या फिर ये जानबूझकर बनाई गई इमेज है? स्रोत कहते हैं कि शायद तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। कुछ तो नेचुरल झुकाव होता है, माहौल उससे बढ़ाता या दबाता है, और फिर कई बार अपनी एक खास पहचान बनाने की कोशिश भी होती है। हाँ, जैसे रिचर्ड ब्रांसन को ही लें। वो जमजात उद्यमी तो लगते हैं, पर वो उनकी शेर जैसी हेयर स्टाइल या सुपर मॉडल्स के साथ काइट बोर्डिंग। हाँ, वो शायद एक ब्रांड इमेज का हिस्सा है। मीडिया उन्हें किंग कहता है। पता नहीं ये सच है या सिर्फ पीआर, शायद दोनों ही हैं। बिल्कुल। और शॉन पार्कर का उदाहरण भी है। हाई स्कूल में हैकिंग के लिए गिरफ्तार हुए, मतलब बाहरी। हाँ, फिर नैपस्टर बनाया जो बंद हो गया। फिर फेसबुक के पहले प्रेसिडेंट बने, यानी अंदरूनी, लेकिन फिर विवादों के बाद हटना पड़ा। और द सोशल नेटवर्क फिल्म ने तो उन्हें और फेमस या कहें बदनाम कर दिया। सही कहा, वो हमेशा अंदरूनी और बाहरी के बीच झूलते रहे। ये विरोधाभास साफ दिखता है। आजकल लेडी गागा जैसी सेलिब्रिटीज भी हैं। वो अपना एक पूरा ब्रांड बनाती हैं। वो अजीब कपड़े, बॉर्न दिस वे का दावा। हाँ, क्या ये असली है या बनाया गया मिथक? शायद दोनों का मिश्रण। सही। पर दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न कोई नया नहीं है। पुरानी कहानियों, मिथकों में भी ऐसे किरदार हैं। अच्छा, जैसे ईडिपस या रोम्यूलस। वो भी अंदरूनी और बाहरी, नायक और खलनायक दोनों थे। और प्राचीन समाज ऐसे असाधारण लोगों को अक्सर बलि का बकरा बनाते थे। बलि का बकरा, वो किस लिए? जब समाज में कोई बड़ा संकट या तनाव होता था तो किसी एक ऐसे असाधारण व्यक्ति पर सारा दोष डालकर शांति कायम करने की कोशिश होती थी। ये बलि के बकरे एक तरह से कमजोर भी थे क्योंकि उन्हें निशाना बनाया जा सकता था, पर वो सबसे शक्तिशाली भी थे क्योंकि उनसे ही शांति वापस आ सकती थी। अच्छा। कहते हैं कि राजशाही की जड़ें भी इसी में हैं। राजा एक जीवित देवता होता था और हर देवता एक मारा गया राजा। ये पैटर्न तो आज के सेलिब्रिटी कल्चर में भी दिखता है, जैसे माइकल जैक्सन, पहले पूजा गया फिर उनकी गिरावट का तमाशा बना। हाँ बिल्कुल। या वो 27 क्लब, जिन कलाकारों की 27 साल में मौत हो गई। हाँ। उनकी जल्दी मौत ने उन्हें एक तरह से अमर बना दिया। सही कहा। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं है, टेक इंडस्ट्री में भी देखिए। हाँ। हॉवर्ड ह्यूज कमाल के इंजीनियर और एविएटर थे, लेकिन बाद में बिल्कुल अकेले और जुनूनी हो गए। या बिल गेट्स, अजीब बाहरी व्यक्ति से दुनिया के सबसे अमीर अंदरूनी बने। फिर माइक्रोसॉफ्ट पर एक अधिकार का केस हुआ, सीईओ पद छोड़ना पड़ा। हाँ, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा ठहराव सा आ गया था। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी का दूसरा पहलू भी है, स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी। हाँ, वो तो कमाल था। उन्हें कंपनी से निकाला गया था और जब वो लौटे तो एप्पल लगभग दिवालिया होने वाली थी। और उन्होंने आईपैड, आईफोन, आईपैड देकर उसे दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना दिया। सही। उनकी वो जो अलग सोच थी वो पेशेवर मैनेजरों से कहीं ज्यादा काम आई। इससे ये भी समझ आता है कि क्यों नई तकनीक बनाने वाली कंपनियां अक्सर आधुनिक कॉर्पोरेशन जैसी कम और पुरानी सामंती राजशाही जैसी ज्यादा लगती हैं। सामंती राजशाही मतलब एक अकेला अनोखा संस्थापक तुरंत बड़े फैसले ले सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, दशकों आगे की सोच सकता है। मैनेजर्स शायद ज्यादा स्थिर हों, पर वो अक्सर छोटे फायदों में उलझ जाते हैं।
तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें बड़ी क्रांतिकारी चीजें चाहिए तो हमें ऐसे अजीब या एक्सट्रीम संस्थापकों को झेलना ही पड़ेगा? स्रोत तो कुछ ऐसा इशारा करते हैं। साधारण से आगे जाने के लिए असाधारण लोगों की जरूरत होती है। लेकिन इसमें संस्थापकों के लिए भी एक सबक है। शोहरत कभी भी बदनामी में बदल सकती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो अपने ही बनाए मिथक में इतने खो जाएं कि हकीकत से दूर हो जाएं। सही बात है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वो अकेले हीरो नहीं है। एक अच्छा संस्थापक पूरी टीम की ताकत को बाहर लाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम किसी संस्थापक की उस अनोखी, शायद अजीब ही सही, दूरदृष्टि को कैसे महत्व दें, जिससे क्रांति आ सकती है, लेकिन इस खतरे से भी बचें कि वो अपनी ताकत या इमेज के नशे में खो जाए। ये संतुलन कहाँ मिलेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक खरीदने के तरीके क्या हैं? हमारे पास एक किताब का चैप्टर 15 है, 3 जायंट स्टेप्स डाउन वॉल स्ट्रीट। इसी से समझेंगे। तो मकसद है 3 मुख्य तरीकों को समझना: इंडेक्स फंड, खुद स्टॉक चुनना और मैनेजर चुनना। और एक खास रणनीति भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि असल में 3 ही बड़े रास्ते हैं। पहला, जिसे स्रोत सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो है इंडेक्स फंड या ETF खरीदना। इसे नो ब्रेनर स्टेप कहा गया है। मतलब शायद इसलिए कि ये काफी सीधा साधा है। हाँ बिल्कुल, ये तरीका मतलब बाजार का जो औसत रिटर्न है उसे कम से कम खर्चे में पाने की कोशिश करता है। सोचिए 1976 में पहला S&P 500 इंडेक्स फंड आया था, वैनगार्ड 500। और कमाल की बात यह है, आंकड़े यही दिखाते हैं कि ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर जो खुद स्टॉक्स चुनते हैं ना, वो लंबी अवधि में इन सीधे सादे इंडेक्स फंड्स को हरा नहीं पाते। अच्छा। हाँ, खासकर जब आप उनकी भारी भरकम मैनेजमेंट फीस और ट्रेडिंग लागत को भी जोड़ लें। ओह, तो मतलब फीस और टैक्स का फर्क ही इतना पड़ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ S&P 500 इंडेक्स फंड, मतलब अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों वाला फंड, क्या वो काफी है? स्रोत कहता है कि शायद नहीं। सिर्फ S&P 500 से बेहतर है कि एक ज्यादा फैला हुआ अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड लिया जाए। शायद फैला हुआ मतलब जैसे टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इसमें लगभग अमेरिका के सारे लिस्टेड स्टॉक्स आ जाते हैं, छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां भी। ओके। और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, पोर्टफोलियो में अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण भी होना चाहिए, मतलब दुनिया के दूसरे देशों के स्टॉक्स भी। इसमें विकसित बाजार जैसे यूरोप, जापान और उभरते बाजार जैसे चीन, भारत, ब्राजील दोनों शामिल हों। सही है, रिस्क फैलता है इससे। बिल्कुल। और रियल एस्टेट में निवेश के लिए रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और बॉन्ड इंडेक्स फंड भी पोर्टफोलियो को थोड़ी स्थिरता दे सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उभरते बाजारों में भी इंडेक्सिंग कामयाब रही है। समझ गया। तो मतलब मोटा मोटा ये है कि अपने निवेश का जो बड़ा हिस्सा है, कोर पोर्टफोलियो, उसे इंडेक्स फंड्स में रखना एक समझदारी भरा और असरदार कदम है। चलिए अब दूसरे कदम पर आते हैं, खुद स्टॉक चुनना। ये कई लोगों को मजेदार लगता है, शायद सोचते हो कि वो अगला मल्टी बैगर ढूंढ लेंगे। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, स्रोत इसे ज्यादातर लोगों के लिए सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, और लगातार सफल होना वो बेहद मुश्किल है। बाजार को लगातार बीट करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर कोई ये रोमांच चाहता ही है तो स्रोत 4 नियम सुझाता है। अच्छा, क्या नियम है? पहला, ऐसी कंपनियां खरीदें जिनकी कमाई अगले कम से कम 5 साल तक औसत से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हो। ओके। ग्रोथ पर फोकस। दूसरा, स्टॉक के लिए उसकी असली कीमत से ज्यादा कभी न दें। यहां PE रेशियो देखना जरूरी है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। हाँ, इसे गार्प भी कहते हैं, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब ठीक ठाक कीमत पर ग्रोथ वाली कंपनी ढूंढना। ठीक है। तीसरा, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं जिनकी कहानी मजबूत हो, जो दूसरे निवेशकों को भी पसंद आ सके। एक तरह की स्टोरी स्टॉक वाली बात। और चौथा? चौथा, बार बार खरीद फरोख्त से बचें, कम ट्रेडिंग करें। हाँ, अगर कोई स्टॉक लगातार नुकसान दे रहा है तो उसे टैक्स बचाने के लिए बेचा जा सकता है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं शायद। ये रास्ता तो काफी जोखिम भरा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्रोत साफ कहता है कि अगर ये करना भी है तो अपने पोर्टफोलियो का जो मेन हिस्सा है उसे सुरक्षित इंडेक्स फंड में ही रखें। अच्छा। स्टॉक चुनने का काम सिर्फ उस अतिरिक्त पैसे से करें
जिसे आप थोड़े ज्यादा जोखिम में डालने को तैयार हों, जिसे कहते हैं ना फन मनी। ठीक है, समझ गया। तो अब तीसरा तरीका, किसी पेशेवर मैनेजर को चुनना, मतलब एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड खरीदना। स्रोत इसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर स्टेप कहता है। इसके बारे में क्या राय है? देखिए, स्रोत इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। अच्छा, क्यों? मुख्य चिंताएं वही हैं। एक तो मैनेजर का पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता, हाँ, ये तो सुना है। और दूसरा, फंड कंपनियां अपने विज्ञापनों में अक्सर सब कुछ बहुत अच्छा ही दिखाती हैं, वो स्टार रेटिंग्स वगैरह। क्या वाकई वो सितारे भविष्य चमका सकते हैं? आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। तो क्या स्रोत ये मानता है कि अच्छे एक्टिव मैनेजर होते ही नहीं, या उन्हें ढूंढना नामुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छे मैनेजर होते ही नहीं, जरूर होते होंगे, लेकिन उन्हें लगातार ढूंढ पाना, और वो भी पहले से, वो बहुत मुश्किल है। और फिर उनकी फीस और दूसरे खर्चे आपके रिटर्न को कम कर देते हैं। सही बात है। तो अगर फिर भी एक्टिव फंड लेना ही है तो स्रोत सलाह देता है कि नो लोड फंड्स चुनें। नो लोड मतलब जिन्हें खरीदने पर कोई एंट्री फी या कमीशन नहीं लगता, और जिनका एक्सपेंस रेशियो यानी सालाना मैनेजमेंट खर्चा कम हो, जैसे 0.50% से कम। ओके। और जिनका टर्नओवर भी कम हो, मतलब फंड कितनी जल्दी स्टॉक्स बदलता है वो भी 50% से कम हो तो बेहतर। तो कम खर्चा, कम उथल पुथल। हाँ, मॉर्निंग स्टार जैसी रेटिंग्स देख सकते हैं, पर सिर्फ स्टार्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और स्रोत में एक खास रणनीति का भी जिक्र है, क्लोज्ड एंड फंड्स को डिस्काउंट पर खरीदना। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक दिलचस्प रणनीति है। इसे माल्कियल स्टेप कहा गया है। क्लोज्ड एंड फंड्स वो होते हैं जिनके शेयरों की संख्या फिक्स्ड होती है और जो स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। ओके। कभी कभी क्या होता है कि इनकी मार्केट कीमत उनकी NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, जो फंड की असली कीमत प्रति शेयर होती है, उससे कम हो जाती है। मतलब डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। हाँ, इसे डिस्काउंट कहते हैं। एक जमाना था जब ये डिस्काउंट बहुत बड़े होते थे, 20%, 30%, 40% तक। मतलब आप $1 की चीज 70-80 सेंट में खरीद सकते थे। अरे वाह, ये तो शानदार लगता है। तो अब भी ऐसा होता है क्या? अब उतना नहीं होता, खासकर अमेरिकी इक्विटी फंड्स में तो बिल्कुल नहीं। बाजार ज्यादा कुशल, मतलब एफिशिएंट हो गया है। तो वो मुफ्त का लंच अब खत्म? हाँ, लगभग वैसा ही। लेकिन हाँ, कभी कभार जैसे अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में या उभरते बाजारों के फंड्स में या फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड वाले क्लोज्ड एंड फंड्स में, उनमें अब भी 10% या उससे ज्यादा का डिस्काउंट मिल सकता है। पर इसे ढूंढना और सही समय पर खरीदना, ये भी एक कला है। समझ गया। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? स्रोतों का झुकाव तो साफ तौर पर इंडेक्सिंग की तरफ ही लग रहा है, खासकर पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से के लिए। बिल्कुल। जो मुख्य सबक है वो यही है, खूब फैला हुआ विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। हाँ। लागतें कम रखना, टैक्स का ध्यान रखना और लंबे समय तक टिके रहना, धैर्य रखना। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है जिस पर स्रोत इशारा करता है। क्या? कि जब कोई अच्छी निवेश सलाह बहुत मशहूर हो जाती है और सब उसे अपनाने लगते हैं तो उसका फायदा कम हो सकता है। अच्छा। जैसे क्लोज्ड एंड फंड डिस्काउंट के साथ हुआ। जब सबको पता चल गया कि ये डिस्काउंट्स है तो लोगों ने खरीदना शुरू किया और डिस्काउंट कम हो गए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या एक आम निवेशक के लिए बाजार में कभी कभार मिलने वाले वो सड़क पर पड़े $100 के नोट जैसे मौके ढूंढना और उनका फायदा उठाना, क्या ये यथार्थवादी है, या फिर अनुशासन के साथ कम लागत वाली इंडेक्सिंग करना ही सबसे भरोसेमंद और व्यावहारिक रास्ता है? इस पर सोचना चाहिए।